चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। समझ में आ रहा है सब? पढ़ के आए हो कल का जो पढ़ाया हूँ? पूछूं क्वेश्चन? लाइव वाले सब आ गए? वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? हाँ, गुड इवनिंग सबको। कॉपी बंद करो। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप कल नहीं आए थे क्या? उसके पहले आए थे ना? फिर उसके बाद गैप क्यों कर रहे हो? गैप मत करो, ठीक है? चलो, कर्व का नाम बताओ। चार चार कर्व बताया था, वो सब कर्व का नाम बताओ। लर्निंग कर्व जो बताया था, क्या क्या कर्व था? लाइव वाले भी सब आंसर देंगे ना? साउंड कमा रहे? अरे बोल ही नहीं रहा हूं तो साउंड कहाँ से? चलो, फर्स्ट क्या था? हाँ। हम्म। हाँ। चलो, सबसे सबसे फेमस कर्व कौन सा था जो ज्यादा यूज होता है लर्निंग के लिए? कौन सा? कर्व ऑफ, हाँ, डिक्रीजिंग रिटर्न्स है ना? चलो, जो कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स है, ठीक है, उसका शेप कैसा रहता था? आकार आप बताओ। स्ट्रेट, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलता है उसका? हाँ, ठीक है, बराबर है ना? चलो, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उसका शेप बताइए मैम। कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। हाँ, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? क्यों कम होता है? शुरुआत में बच्चा अगर कहीं सीखना चालू किया तो शुरुआत में सीखने की गति स्लो क्यों रहती है? रीजन क्या रहता है? हाँ, ठीक है। आशीष जी सही है, आपका आंसर। दीप का भी सही है, पुष्पांजलि जी का भी सही है। ये देवदत्त साहू, तीन कर्व कौन पढ़ाया आपको? क्लास 4 है बट लिंक ऐप में नहीं आया है ज्वाइन का। चलो, हाँ, क्यों रहता है सर? बताइए आप। कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में जो शिक्षण वक्र है, जो कर्व है, वो शुरुआत में धीमा रहता है, बाद में उठता है। तो शुरुआत में धीमा रहने का रीज़न क्या रहता है? मतलब जब बच्चा सीखता है तो स्टार्टिंग में स्लो सीखता है, क्या रीज़न था उसका? कल बताया था मैं। डेली पढ़ के आना है ना, जो भी पढ़ाऊंगा मैं पहले पूछूंगा शुरू में 15 मिनट। और नेक्स्ट वीक से मैं ये भी चालू करने वाला हूँ कि एक टॉपिक दूंगा आपको, 10 मिनट का रहेगा, ज़्यादा का नहीं। 10 मिनट आप आके यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे उसको, समझाओगे कोई टॉपिक को। हंसने वाली क्या बात है? मेन क्या चीज़ चाहिए आपको पढ़ाने के लिए? सीखने वाले हो तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ा तो रट के भी लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है तो समझ में ही नहीं आएगा सामने वाले को कि क्या है क्या नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी को पढ़ा दो, वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। तो उसको ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे का लेक्चर आप ही को, तो फिर मैं क्या करूंगा? 10 मिनट, लेकिन आपको नेक्स्ट वीक से पहले हो जाए, पहले सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ जाए हम लोग, उसके बाद एक टॉपिक आपके मन का रहेगा, उसको आप यहाँ के प्रेजेंट करोगे। हाँ, आप बताइए मैम। हाँ, स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, इसलिए वो जो लर्निंग कर्व रहता है वो धीमा रहता है, आगे जाके स्पीड होता है, ठीक है?
चलो, थर्ड कर्व, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। बताओ मैम, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न का शेप क्या था? हम्म। अरे पठार कहाँ, पठार तो वो सबको इंक्लूड करेंगे तब आएगा ना, उसको बाद में पूछूंगा। हाँ सही बोल रहे हो, शुरुआत में तेजी से क्या होता है, ऊपर उठता है, उसके बाद घटता है। ठीक है, रीजन क्या है शुरुआत में तेजी से उठने का, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न का? हम्म। 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 ठीक है, लाइव वालों का सबका मैं आंसर देख रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है? एस शेप कर्व। एस शेप कर्व के बारे में कौन बताएगा? आप बताइए मैम, एस शेप कर्व के बारे में। हाँ एस शेप में रहता है, ठीक है, वो रिजल्ट क्या निकलता है उसका पीछे? आप बताइए सर, एस शेप कर्व का रिजल्ट क्या है, क्यों एस शेप बनता है? हाँ। हम्म। क्या रहता है रीजन? एडजस्टमेंट होते जाते हैं तो। हम्म। ठीक। चलो ठीक है, अब इसके बाद चार टाइप का कर्व था और साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, चारों को समराइज कर दिया लास्ट में, है ना, और समराइज करके कितना टाइप बनाया? चार, क्या क्या था? तो वो बिगिनिंग था तो वो एंड था सर, और क्या है, एंड स्पॉट है ना बिगिनिंग। हाँ ठीक है, बताइए बिगिनिंग स्पॉट में क्या होता है? हाँ। 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 प्लेटू का आप बताओ। जो होगा देखा जाएगा मतलब मतलब वो उसके प्लेट्यू रहने का रीजन क्या रहता है? नहीं 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 ऐसा हाँ। 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 हाँ ये रीज़न था सही। एफर्ट जो डालते हैं उसका देखो, शुरू में आपको कुछ नहीं मालूम, ब्लैंक है, जल्दी सीखोगे आप, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप आधा से ज़्यादा चीज़ें सीख गए हो, अब तो बहुत कम चीज़ें बची ही है ना। तो अब का जो कर्व बनेगा इंक्लाइन नहीं बन सकता, मतलब एकदम सीधा। आप धीरे धीरे सीखोगे, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, तब थोड़ा सा सीखने मिलेगा आपको। तब उसको एकदम कर्व से नहीं, तो प्लेट्यू रहता है वो, बहुत दिन तक तो स्थिर भी रहेगा, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। लास्ट बताओ, लास्ट बताओ। फिर उसके बाद एंड स्पॉट में तो कुछ था ही नहीं, मतलब वो सीधा आगे बढ़ता है फिर, है ना, उसका सीधा सिलेक्शन ही है। चलो, इसके बाद थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग में क्या सीखे थे अपन लास्ट? थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या बताया था? मैं शुरू में बताया था थ्योरी ऑफ लर्निंग में हमको क्या पढ़ना है, ये बताया था, तीन चीजें पढ़नी है करके, क्या बताया था थ्योरी ऑफ लर्निंग में? अरे वो नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ। थ्योरी ऑफ लर्निंग में बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्योरी ऑफ लर्निंग से क्या सिद्ध, क्या सीखने मिलेगा हमको, ये सबसे शुरू में मैं बताया था। क्या मिलेगा, लाइव वाले बताओ सब। थ्योरी ऑफ लर्निंग में हमको क्या पढ़ना है ये बताया था। एक बार ना पढ़ के आओ, एक बार पढ़ के आओ, फटाक से यही याद हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं क्लासरूम में ही याद करवा दूंगा, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार पढ़ के आओ, नहीं तो बाद में मेहनत करोगे, बात वही है। या तो यहाँ मेहनत कर लो टाइम के साथ, या तो एंड में सब एक साथ हो जाएगा, फिर बाकी सब्जेक्ट भी रहेंगे तो सबको एक साथ फिर हौच पौच लगेगा। एक बार यहाँ मेहनत किए रहोगे ना, ये सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बार बार रटने की जरूरत नहीं है। पूरा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव वाला है, पूरा समझने वाला है, एक बार अगर पकड़ लिए कॉन्सेप्ट को फिर भूलोगे नहीं। ये थोड़ा अलग ही सब्जेक्ट है, ठीक है। जितना डिस्कशन करोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा ठहर के पढ़ोगे, उतना ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, वो क्वेश्चन पेपर में भी नहीं छूटेगा। ये रटने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई धारा है, कोई आर्टिकल है, उसको बार बार ऐसे चल चल के रटोगे, जोर जोर से बोलोगे, तो एकदम सिंपल आपको पढ़ना है सिर्फ,
बस ये ध्यान रखना कि पढ़ने के टाइम अटेंटिव रहोगे, और बहुत सारी चीज इसमें ऐसी मिलेगी जिसको सिर्फ एक बार पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बार पढ़ोगे, याद रहेगा। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके वर्ड्स को बहुत ज्यादा सिंपल क्यों, नहीं तो बुक्स में देखोगे आप कई वर्ड समझ में ही नहीं आता है, समझ में आ रहा है, तो वो मैं आपके लिए और आसान कर दिया हूँ। तो सिर्फ आपको पढ़ने का जरूरत है, लेकिन आप पढ़ो तो सही। शुरुआत में तो पढ़ने का ये नहीं रहता है। हाँ बताओ, आप बताइए सर, थ्योरी ऑफ लर्निंग में क्या पढ़ना है बताया था मैं? नहीं, हाँ ये सीखना बोला था, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है, ये सीखने के लिए थ्योरी ऑफ लर्निंग था। कितने कॉन्सेप्ट बताया था मैं थ्योरी ऑफ लर्निंग में? क्या चीज बताया था, क्या क्या चीज, कितने पार्ट में डिवाइड किया थ्योरी ऑफ लर्निंग को? SR थ्योरी और SS थ्योरी, ठीक है। SR थ्योरी क्या था? फुल फॉर्म बताओ पहले तो। SR थ्योरी पढ़े नहीं हो? क्यों, आप बताओ। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, और सेकंड क्या था? स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को एक्सप्लेन करो। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी याद रहेगा तो बन जाएगा, कोई लाइन टू लाइन रटने का जरूरत नहीं, एग्जाम्पल भी याद रखोगे ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी को भी पढ़ ले रहना, पता एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बस कंसेप्ट समझना है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। स्टिमुलस, स्टिमुलस में क्या बताया था? हम्म 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 हम्म, ठीक ठीक। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, एक वर्ड में बोलूँ तो प्रॉब्लम को आप ड्राफ्ट कर ले रहे हो, उसका एक खाका तैयार कर ले रहे हो अपनी इमेजिनेशन में, अपने दिमाग में, वही है स्टिमुलस, स्टिमुलस थ्योरी। नेक्स्ट, अब अभी आगे देखते हैं हम लोग। अब देखना, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, अलग अलग लोग इसी से रिलेटेड थ्योरी दिए हैं, लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज, उसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें से फिक्स है आपके पेपर में क्वेश्चन आना, फिक्स बोल रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, कौन से मनोवैज्ञानिक का आएगा ये फिक्स नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आएगा क्वेश्चन, ये फिक्स है, या तो पावलाव का है, या तो कोहलर का है, ठीक है, या तो स्किनर का है, किसी का भी आए, लेकिन आएगा जरूर। अब इसमें ध्यान क्या देना है, मैं आपको अभी बड़े, ये जो थ्योरी है ना, बड़ी बड़ी थ्योरी है, ठीक है, ठीक ठाक थ्योरी है, एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन 5 पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। मैं हर चीज में बुलेट पॉइंट्स को ये कर रहा हूँ आपको। देखो, जैसे कि अपन कर्व भी पढ़े, कर्व में मैं 3 पार्ट में इसको तोड़ दिया, क्या शेप याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, ये 2-3 चीज याद रखना है आपको, और एक थर्ड पॉइंट क्या रखते थे, विशेषता उसकी, इस 3 पॉइंट में याद रखना है। उसी तरीके से इसको 5 पॉइंट में याद रखना है थ्योरीज को। कैसे? फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो, मनोवैज्ञानिक का नाम, किसने इसको दिया था? नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, जिसने इसको दिया उसको तो याद रखोगे ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड, इस थ्योरी का नाम क्या है, सिद्धांत का नाम, या नेम ऑफ थ्योरी, सिद्धांत का नाम। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसका एक नाम है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे तो स्किनर ने दिया था जो एक सिद्धांत था जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग का एक सिद्धांत था, है ना, उसको बताऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा मैं तो। हाँ हाँ, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलते हैं उसको, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, तो हर सिद्धांत का एक नाम है, ठीक है। तो उसी तरीके से उसके बाद स्किनर के बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने जैसे सूज का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, इनसाइड थ्योरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको याद रखना है कि किस थ्योरी को किसने दिया था, तो उसमें क्या याद है, उसका नाम, ठीक है। ये मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये हायरार्की है,
सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आने का चांसेस है। थर्ड आप याद रखेंगे कैसे उन्होंने रिसर्च किया, तो वो किस पे रिसर्च किया, तो उसमें थर्ड में आएगा आपका प्रयोग। प्रयोग किस पे किया, रिसर्च किस पे किया, चूहे पे किया, कुत्ते पे किया, बिल्ली पे किया, वन मानुष पे किया, किस पे किया, वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको चौथा, किस पे नहीं किया, वो अपवाद है, किस पे पेपर में पूछ देगा आपको किस पे नहीं किया था, 4 ऑप्शन दिए रहेगा। कोहलर ने किस पे प्रयोग नहीं किया था, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, उसके बाद एक तो हाथी दे दिए रहेगा। तो भाई वो आपको बताना पड़ेगा कि किस पे प्रयोग नहीं किया था इन्होंने, तो किस पे किया था किस पे नहीं किया था वो ध्यान रखना। और पांचवा लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें आपको ये जानना रहेगा कि एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन मतलब शिक्षा में उसका क्या उपयोग, आप काहे पढ़ रहे हो इसको। अब ये देखो, ये दो तरीका है इसका, या तो इसको स्किप कर दो आप, मैं 4 पढ़ा देता हूँ, रट लेना इसको, या तो इसको समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा मैं पढ़ क्यों रहा हूँ या मैं पढ़ क्यों रही हूँ इसको। अब ये नहीं बोल, अब ये तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो भाई बहुत सारा रहेगा ना, तो आपका नोट्स में ही 1 पेज इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा रहेगा, बुक में 6 पेज लिखा है इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो वो आपके ऊपर है कितना समझना चाहते हो आप। अब इम्प्लीमेंटेशन इसमें से अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन इसमें से इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ऐसा टाइप का मतलब। क्वेश्चन नहीं आएगा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हायरार्की है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें हैं, उसके बाद ये फिर एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इसको समझना आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको तब ये समझ में आएगा कि मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूँ, ये मेरे क्या काम आने वाला है, ये इसको समझोगे तब ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बस इतना है। तो ये 5 पॉइंट्स पे हर सिद्धांत को याद रखना है, समझ रहे हो। तो ये इसको तोड़ देंगे अपन 5 पार्ट में, ठीक, और इसी तरीके से याद रखेंगे उसको। अगर आप ब्रेक डाउन करके किसी चीज को पढ़ते हो आसान हो जाता है वो चीज, ठीक है। बस इतना ही है। चलो अब पढ़ते हैं। थार्नडाइक का प्रयत्न और भूल सिद्धांत, थार्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो आराम से समझेंगे, अच्छे से समझना है और यही याद कर लेना है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। देखो प्रयत्न और भूल सिद्धांत, E.L. थार्नडाइक इनका पूरा नाम था, 1874 से 1949 तक थे ये, है ना, इन्होंने रिसर्च किया था। और यहाँ पे आप देखोगे प्रतिपादन सीखने के सिद्धांत को एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया लर्निंग के लिए। अब यहाँ पर सीखने के सिद्धांत को कब दिया इन्होंने, 1898 में, 1898 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, है ना। पीएचडी का थीसिस जो ये बना रहे थे उसका एक मतलब इसी के ऊपर इन्होंने क्या किया था, पीएचडी में थीसिस कंप्लीट किया था। पीएचडी में थीसिस कंप्लीट करने के इस टॉपिक पे रिसर्च करना रहता है, इसी पे रिसर्च किया था इन्होंने। उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थे, ये बिहेवियर को ग्रैब करते थे, मतलब समझ रहे हो, मतलब व्यवहारवादी थे ये। तो क्या थे ये भी पूछ सकता है पेपर में, ये किस, ये साइकोलॉजिस्ट एक बोल सकते हो इनको, लेकिन ये मेनली क्या करते थे, बिहेवियर को ग्रैब करते थे, बिहेवियर को रिसर्च करते थे, बिहेवियर के ऊपर कौन कैसा बिहेव कर रहा है उसके ऊपर। तो बिहेवियरिज्म इनका फेवरेट था, ठीक है। तो पशु व्यवहारों के फलस्वरूप किया, तो क्या नाम था उनके थीसिस का, एनिमल इंटेलिजेंस। उसके पहले अलेक्जेंडर बेन और लॉयड मॉर्गन ने भी इसके द्वारा इस थ्योसिस को दिया था, लेकिन इनका थीसिस जो है या इनका थ्योरी जो है वो ज्यादा फेमस है। थार्नडाइक ने जाने माने क्या थे, बिहेवियरिस्ट, बोला मैं आपको, ठीक, बिहेवियर को ऑब्जर्व करते थे, कैसे ये मैं बताऊंगा अभी। अब देखो इन्होंने सीखने की व्याख्या किससे की, बिहेवियरिज्म से की, व्यवहार से किया। बिल्ली पर एक प्रयोग किया इन्होंने, उसके बिहेवियर को इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और उसके ऊपर क्या दिया, थ्योरी दिया, जिसको पढ़ेंगे अपन। अब देखो इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई स्टिमुलस व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वो रिस्पॉन्स करता है। अब ध्यान से समझना, देखो कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, वो अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स करोगे, एक रिस्पॉन्स आपको ऐसा मिलेगा, इसके पहले भी अपन पढ़े स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, वही तो है ये, उसमें एक रिस्पॉन्स आपको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो आपने 5 रिस्पॉन्स किया, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया, जैसे कि ये अंधेरा कमरा है, अब आपके सामने एक भूत आ गया, तो आप 5 तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। सबसे पहला आप चिल्लाओगे, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरा, आप इसको दरवाजा खटखटाओगे जोर जोर से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कोई और बिहेव करोगे, जोर से चिल्लाओगे और तब वो थोड़ा डर जाएगा। तो तीसरे बार में जब आपके पास सामने आगे भूत आएगा तो क्या करोगे, सबसे पहले पहला वाला थोड़ी करोगे, तो मालूम है आपको डरता नहीं है वो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मतलब, तो वो काम करोगे जिससे उसको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। आपके सामने कुत्ता आ गया, ठीक है, आप डंडा पकड़े हो, अब पहले आप चिल्ला रहे हो, अब कुत्ते को चिल्लाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो डरेगा थोड़ी। उसके बाद डंडा आप ऊपर उठाए,
तो वो क्या करने लग गया, थोड़ा डरने लग गया, थोड़ा पीछे आने लग गया। तो आप जब सेकंड बार कुत्ता आपके सामने आएगा तो आप चिल्लाओगे नहीं, आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता चल गया। तो लर्निंग मिला कि नहीं मिला उससे, उसी को स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, और वही एक तरीके का ये किए, वो बिल्ली पे यही प्रयोग किए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब स्टिमुलस आता है तो वहां पर कई सारे रिस्पॉन्ड करता है। अब उसमें से जो सही रिस्पॉन्स का कनेक्शन उससे बन जाता है प्रॉब्लम से, मतलब एक सही रिस्पॉन्स का कनेक्शन बन गया कि वो डर जाता है। तो किस रिस्पॉन्स का कनेक्शन बना, डंडा उठाने का कनेक्शन बना कुत्ते के डरने से, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया उन दोनों के बीच, ठीक है। तो वो कनेक्शन को आप आगे कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहां पर कनेक्शन, अब यहां पर दो चीजें आती हैं इस थ्योरी में, दो चीजें आपको सीखना है। एक चीज है आपको सिलेक्शन, फर्स्ट है, दो चीज समझना ना, सिलेक्शन एंड सेकंड इज कनेक्शन। फर्स्ट सिलेक्शन यानी चयन, 5 रिस्पॉन्स आपके दिमाग में सूझ रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। यहां से आपको चयन करना पड़ेगा एक चीज का, कि ये पहले करता हूं या ये पहले करती हूं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। एंड सेकंड इज 5 करने के बाद आपको एक में समझ में आएगा कि इसमें कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, मतलब कुछ फर्क पड़ रहा है सामने वाले को, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन इससे निकल रहा है। तो सेकंड क्या आ गया, कनेक्शन। तो ये जब आप कनेक्शन आप कनेक्ट कर लेते हो तो इसी को बोलते हैं, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कनेक्शनिज्म, व्यवहारवाद। इसी को क्या बोलते हैं, संबंधवाद, सॉरी कनेक्शनिज्म मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधवाद। तो जिस कनेक्शन से आपका जो प्रॉब्लम है वो उससे कनेक्ट हो गया और सॉल्यूशन आपको मिल गया, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कनेक्शनिज्म। आपको सिर्फ संबंधवाद किसको बोलते हैं वो भी पूछ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो कनेक्शनिज्म किसको बोलते हैं। तो दो प्रोसेस आपका काम आएगा, एक सिलेक्शन दूसरा कनेक्शन, दो चीज से काम करना है आपको आगे। तो यही बताया है ये लाइन में। देखो सही अनुक्रिया का संबंध विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है, उसको सीखना कहा जाता है। अब वो आप 5 में से एक निकाल लिए, वो सीख गए, लर्निंग मिल गया आपको, आगे बढ़ गए आप, इसको संबंधवाद कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत 1930 के बाद कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए थे। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य, अब देखो ये ना ट्रायल और एरर से सीखता है बोला था, प्रयत्न, आप एफर्ट डाल रहे हो, उसके बाद आपको कुछ सीखने मिला, तो बहुत सारा चीज में आप फेल हो जाओगे, एक चीज में पास हो जाओगे तो आगे वही काम करोगे। तो इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड रन थ्योरी। अभी आगे समझाऊंगा पूरा इस थ्योरी को कैसे उन्होंने प्रूफ किया था। तो ये वही है सिलेक्शन एंड कनेक्टिंग। तो ये प्रारंभ में चयन और संयोजी, जैसे पद का, यानी इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, चयन और संयोजी। अब आपको पेपर में जैसे आ गया कि निम्न में से किस सिद्धांत को चयन और संयोजी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो ट्रायल और रन को ही कंफ्यूज मत हो जाना। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा सा ना, आप जब तक समझोगे नहीं कि सेलेक्टिंग क्या होता है, कनेक्टिंग क्या होता है, तो वो नहीं समझ में आएगा। और अगर इसको समझ गए तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप वहीं पे कनेक्ट कर लोगे उसको, इसी को बोल सकते हैं, दूसरे को बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसी में दोनों में जरूरत पड़ता है। इसके अनुरूप सीखने की परिस्थिति में विद्यार्थी के सामने समस्या रखी जाती है, सब तो बता चुका हूं आपको। उसके बाद अलग अलग प्रकार से क्या करता है, रिएक्ट करता है, सही अनुक्रिया का सेलेक्ट कर लेता है और बाद में उसका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। तो यही हो गया ट्रायल एंड रन, सिलेक्शन और कनेक्शन, दो चीजें सम्मिलित होती है। अब उसके बाद फिर वही लिखा हुआ है ये। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, एंड द थर्ड टर्म इज रेनफोर्समेंट। मैंने कल इसको बताया था, रेनफोर्समेंट क्या चीज है, जिससे क्या मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आप के सामने कोई टीचर आया, ठीक है, या हाँ कोई टीचर आया मान लो जाए, आप उससे कोई क्वेश्चन पूछा हुआ, कोई क्वेश्चन आपसे किया गया, आपने एक जवाब दिया, उसने अपने मुंह एकदम सिकोड़ लिया, रेनफोर्समेंट नहीं मिला आपको। दूसरा आप एक और क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, मतलब एक जवाब दिया वो गलत था, दूसरा जवाब दिया वो मुस्कुराने लगा, आपको क्या मिला, रेनफोर्समेंट, ये सही जवाब है, आपको समझ में आ गया मतलब, तो उससे क्या मिला, बल मिला, आपको इंकरेजमेंट मिला आपको, उसी को रेनफोर्समेंट बोलते हैं। वो यहां भी यूज होगा। 5 चीज करोगे, एक चीज से क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट। तो आपका जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें रेनफोर्समेंट का है कि नहीं महत्व, तो रेनफोर्समेंट इसी को बोलते हैं। मैंने आपको कल कैटेगराइज करके टेबल बताया था, उसमें रेनफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन सिद्धांत वो इन्हीं का है, ठीक है। रेनफोर्समेंट का इंपॉर्टेंस इसमें है, मतलब बोलने का मतलब ये है। अब आगे देखो, अब थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत को क्या बोला, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है इसको। इसको किस इसमें रखा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी। एक नॉन रेनफोर्समेंट होता है जिसमें आपको वो रेनफोर्समेंट का मतलब दूसरे की प्रतिक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है आपके, वो भी होता है, ये रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आता है, याद रखना।
सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जब जब शिक्षार्थी के सामने उस तरीके का प्रॉब्लम रखा जाता है तो वो वही रिस्पॉन्स करता है, फिर उसके बाद सीख जाता है। अब इसका प्रयोग किया इन्होंने, किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पे प्रयोग किया। तो ध्यान रखना, अभी अब बताऊंगा ना मैं किस पे प्रयोग किया किस पे नहीं किया। तो सबसे पहले इसका जो बिल्ली का प्रयोग था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको एक बार समझ लेना, दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझना जरूरी है। क्या है उसको मैं लिख दिया हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको, मेरे को उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नोट्स में डाला हूं क्योंकि। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैं फोटो दिखा के समझा दूंगा बस उतना ही काफी है कि ये नोट्स मतलब इस तरीके का मैं जो समझाऊंगा वो चाहिए भी है? क्या चाहिए आपको, मतलब आगे इस पे सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं, दोनों चाहिए ना? मैं जो बोलूंगा वही लिखा हुआ है, ठीक है? अब ध्यान समझना। उन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक ने बिहेवियर का अध्ययन किया ना इसके। अब देखना, ये बिल्ली को क्या किया उन्होंने, इस पे कैद कर दिया एक पिंजरे पे बिल्ली को, ठीक है? अब यहां पर एक लीवर था, ये लीवर है एक, ये आ रहा है लीवर, ये एक लीवर है, ये डोर है। ऐसा सेटअप किया कि ये लीवर को दबाने से ये डोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब बिल्ली के सामने क्या किया उन्होंने, बिल्ली को ये कर दिया। तो सबसे पहले बिल्ली क्या करेगी, इधर उधर इधर उधर कूदेगी, उसको एकदम स्वच्छंद विचरण करना पसंद है, मतलब एकदम खुले वातावरण में। अब वो अंदर जब गई तो अब वो क्या करेगी, इधर उधर हाथ पांव मारने का उसको कोशिश, ये तो उसको ये नहीं पता है कि लीवर दबाने से दरवाजा खुल जाएगा। अब पहले बहुत जगह हाथ पांव मारेगी, पूरी कूदेगी, रोएगी, क्या क्या करेगी, जो करती है वो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर बिल्ली ने क्या किया, थोड़ा देर बाद वो देख रहे थे, 10-15 मिनट आधा घंटा तक उनका प्रयोग चला। उसके बाद वो बिल्ली देखी कि पहले क्या की, यहां पर एक बार उसका धोखे से पांव पड़ गया, तो देखिए खुल गया, उसने फिर जाग बंद कर दिया उसको। फिर उसने देखा थोड़ा सा, ये खुल गया, खुल रहा है। उसके फिर ऐसे 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 फिर कूदना चालू की, फिर देखी कि यहाँ पर आने से खुल जाता है। तो 3-4 प्रयोग के बाद एक बार उसने सीख लिया कि ये जो लीवर को दबाने से उसने देख लिया कि ये खुल जाता है दरवाजा। तो मैंने वही बताया था, 4 प्रॉब्लम आया, उसमें एक में सॉल्यूशन मिला, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, सीख जाता है। तो ये बिल्ली क्या कही, सीख गई। उसके बाद ये दरवाजा खुला, सामने में क्या रखा था, चूहा रखा था मरा हुआ खाली। उसके बाद वापिस इसको भेज दिया। फिर उसके बाद जब एक दिन बाद इसी बिल्ली पे दोबारा प्रयोग किया, तो जब दोबारा प्रयोग किया तो उसको इधर उधर जंप करने का जो चार्ट हो, बिना मतलब का क्रिया की थी, वो रोना चिल्लाना इधर उधर जंप करना वो नहीं की। वो क्या की, सीधा इस लीवर को दबाई, बाहर निकली खाली। तो लर्निंग मिला कि नहीं मिला? अब ये एक बात एक तरीके से आप अपनी जिंदगी से कनेक्ट करके कैसे देख सकते हो, धोखे से सीखना। पहले बहुत सारा धोखा खाए, एक तो धोखा में सीट टूट गया, यहाँ पर इसको चोट लगा, इधर उधर दौड़ी, फालतू का मेहनत है, उसको समझ में आ गया 4 चीजों में फालतू का मेहनत है, एक चीजों में रिजल्ट मिल रहा है, वही चीज को वो करने लग गई, उसका समय बचा, उसको सीख ली। इसी को बोला ट्रायल एंड एरर थ्योरी। व्हाट इज एरर, जो बाकी का 4 चीज था वो एरर था। वो व्हाट इज ट्रायल, 4 बार वो प्रयास कर करके सीख रही है ना, उसको एकदम से कोई सिखाने वाला नहीं है, वो अपना खुद प्रयास कर रही है, 4 चीजों में धोखा खा रही है, उसके बाद वो सीख रही है। जिंदगी में यूज होता है कि नहीं होता है, धोखा खा खा के सीखते हैं, ठीक है? तो वो ये यूज होता है ये सबके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि तो सबसे फेमस, उन्होंने और भी प्रयोग किया था ना, वो बिल्ली के अलावा भी और भी प्रयोग किया था, मैं बताऊंगा उसको, लेकिन फेमस प्रयोग उनका क्या था, ये बिल्ली वाला प्रयोग था। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इसको फोटो को देखोगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कभी फ्यूचर में तो पढ़ लेना एक बार इसको, ये वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो बंद कर दिया, उसके बाद नॉब लगा हुआ था, भोजन रख दिया सामने में, भूख में दरवाजा खाने की प्रक्रिया पूरी करना आरंभ कर दी, कुछ कुछ उसको चाहिए था भूख। अच्छा, रेनफोर्समेंट इसके लिए क्या था, रेनफोर्समेंट देखो इसमें बताया थॉर्नडाइक ने कि जितना ज्यादा भूख लग रहा था इसको, जितना ज्यादा इंटेंसिटी तेज थी भूख की, उतना ज्यादा कोशिश कर रही थी और उतना ज्यादा रिजल्ट मिल रहा था उसको। इसने ये भी प्रयोग किया था कि पहले कम भूखी थी, फिर ज्यादा भूख कर, फिर और ज्यादा भूख, तो जब जब ज्यादा भूखी रहती थी ना, तो उसका जो एफर्ट रहता था बहुत ज्यादा रहता था। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि अगर आपके पास संसाधनों की कमी है तो आप सक्सेस के लिए ज्यादा भूखे रहोगे। समझ में आ रहा है? अगर जिसके पास संसाधन है वो क्या सोचेगा, रहेगा, वो भी एफर्ट डालेगा, लेकिन उसका एफर्ट आपसे कम रहेगा। तो अगर ये भूखी कम है तो इसको जो भोजन की चाह रहेगी और इसके एफर्ट रहेंगे वो थोड़े से कम प्रभावशाली रहेंगे। और जैसे जैसे इसका भूख बढ़ता जाएगा, जो इसके एफर्ट्स रहेंगे एकदम ज्यादा तेजी से और ताकत से कूदेगी और लीवर को पालेगी।
तो उन्होंने बताया कि जब जब इसको ज्यादा भूखा रखा मैंने, उसके एफर्ट जो थे जल्दी उसने ग्रैब कर लिए। अलग अलग प्रयोग किया था अलग अलग बिल्ली पे, कोई को कम भूखा रखा है, कोई ज्यादा भूखा रखा, तो वो समझ में आ गया ये प्रयोग भी, तो याद रखना। तो यहाँ पे देखो आगे मैं बताऊंगा उसको, दरवाजा खुल गया बिल्ली बाहर गई, वो सब वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन किया 3 ठो मेन, इससे रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट को पढ़ते हैं अपन, क्या क्या रिजल्ट निकला, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन। आप लोग इसको क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ के क्या करोगे वो मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया पशु में हो या मनुष्य में समान ढंग से होती है, ये उन्होंने सीखा उससे। उन्होंने सीखा कि ये मनुष्य में भी प्रयोग किया उन्होंने बाद में, है ना, तो उसने देखा कि यही प्रयोग तो मनुष्य में भी हो रहा है। पहले थोड़ा हाथ पांव मारा, कुछ प्रॉब्लम आता है, आप हाथ पांव मारते हो, उसमें एक में आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, सेकंड टाइम आप उस धोखे से सीख जाते हो कि बाकी 3 लोग के पास गया था तो मेरे को कुछ नहीं मिला, एक के पास मिला था, तो आप उसी के पास दोबारा जाते हो, ठीक है। वही तो मनुष्य में भी होता है। सेकंड, सीखना क्रमोत्तर होता है ना कि सूझपूर्ण। लर्निंग इज इंक्रीमेंटल नॉट इज अ इनसाइटफुल। देखो एक सीक्वेंस में आप सीखोगे किसी भी चीज को, एकदम से आप किसी चीज को नहीं सीख सकते, समझ में आ रहा है। बहुत सारा एग्जांपल है इसका, आप एक सीक्वेंस में ही सीखोगे। अच्छा, इस सीखने के सीक्वेंस में हायरार्की वाला सिद्धांत किसने दिया था, पहले पढ़ाया था, किसको पता है, गैगनी ने दिया था। 8 ठो, तो सबसे पहले आप जब तक किससे नहीं सीखोगे, साइन को नहीं सीखोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज ही आप क्या करोगे, सीखोगे, एक साथ नहीं सीखते कोई चीज को। पहले आप थ्योरम, पहले आप फॉर्मूला सीखोगे, तभी आपसे अटेम्प्ट होगा, क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे दिक्कत हो जाए। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हो कि नहीं सीखते, उसके बाद पहले ही मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करूं, कोई मतलब है। पहले भी एक बात याद रखना, किसी भी चीज का तैयारी करो, एमसीक्यू बिना थ्योरी पढ़े कभी सॉल्व मत करना, कोई मतलब का नहीं है। शॉर्टकट तरीका की कभी भी सफलता नहीं दिलाएगी आपको। आप उसी टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करो जिसका आप थ्योरी पढ़े हो। जबरदस्ती सॉल्व करने का और रटने का कोई मतलब नहीं है, नहीं याद रहेगा। सेम क्वेश्चन नहीं आता है, सेम क्वेश्चन आएगा भी तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका। जब तक थ्योरी नहीं पढ़े हो तब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है। एक बार आप थ्योरीज पढ़ लिए, उसके बाद उसका एमसीक्यू टॉपिक का जाके सॉल्व करो। अगर आप एमसीक्यू देख रहे हो तो सिर्फ ये चीज देखने के लिए देखो कि भाई हाँ इस टाइप का सवाल इससे बनता है, आइडिया लेने के लिए, सॉल्व करने का कोशिश मत करो उसको, ठीक। तो यहां पर क्या सीक्वेंशियल इंक्रीमेंटल होता है, मतलब क्रमोत्तर होता है, धीरे धीरे सीखोगे आप। थर्ड, सीखने में चिंतन और विवेचन का स्थान नहीं होता, ये थर्ड नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं इसको, चिंतन का स्थान नहीं होता बोला। बिल्ली किसी प्रकार से सोच रही है क्या, इसमें सोचने का क्या है रीजन, मतलब इस टाइप के प्रयोग में सोचने वोचने का कुछ नहीं है, वो तो प्रयास कर रही है, कोई प्रयास में सफलता मिल जाए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो ऐसी कूदते रहूंगी। वो सोच रही है क्या, यहाँ पे नहीं सोच रही है। तो इन्होंने कहा क्या, लर्निंग इज नॉट अ मेडिटेटेड बाय थिंकिंग और रीजनिंग। सोचने वोचने का कोई मतलब नहीं है, प्रयास करते रहो, एक प्रयास में सफलता मिलेगी उसी हिसाब सीखोगे, साफ साफ बोल दिया। आगे के प्रयोग ने इसी को काउंटर किया, आगे के जो मनोवैज्ञानिक आए इसने, ऐसा कैसे नहीं होगा, सोचने पे भी सफलता मिलती है। 4 रास्ते हैं आपके पास, आप चुनोगे ना, तो चुनने से पहले सोचते हो कि नहीं यहां जाऊं कि वहां जाऊं। तो सबने अपना अलग अलग, इन्होंने अपने हिसाब से दिया, वो अपने जगह सही है, बाकी मनोवैज्ञानिक दुश्मनी नहीं पाल लेना है, ऐसा कैसे बोल दिया ऐसा करके, सबका समझना है ना। आप यहाँ पे दुश्मनी ये करने के लिए नहीं आए हो, आपको सबका अच्छाइयों को ग्रैब करना है। यहाँ पे अच्छा क्या था, यहाँ पे खराब क्या था, कुछ अच्छाई कहता है, कुछ बुराई थी, ठीक है, सब सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। चलो, थॉर्नडाइक ने उपयुक्त तथ्य की पुष्टि कर, अब देखो आगे देखो, तो यहाँ पे क्या चीज विशेषता नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 चीज इन्होंने रिजल्ट निकाला। इस तरीके से होता है सीखना, और पशुओं में भी और मनुष्यों में भी। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली, और किस पे, कुत्ता, उसके बाद मछली पे भी प्रयोग किया, और लास्ट में मानव बालक और वयस्क पर भी प्रयोग किया था। तो याद रखना किस पे प्रयोग किया था, हाथी पे प्रयोग नहीं किया था, तो याद रखना किस पे प्रयोग किया था, पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद वनमानुष पर भी प्रयोग करना चाहते थे, वनमानुष बहुत महंगा था उस समय, नहीं खरीद पाए हो, ठीक है, बहुत महंगा, कॉस्टली था बहुत, तो वनमानुष पे प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। करना चाहते थे वनमानुष पे भी प्रयोग, लेकिन नहीं मिला इनको, थोड़ा महंगा था वो वनमानुष, तो कीमती होने के कारण वो खरीद नहीं पाए। छोटी छोटी चीजें हैं, लेवल जब बढ़ाना रहेगा ना, यहीं से सवाल पूछेगा, ठीक। अब एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन, ये इतना बड़ा काहे है सर, तो मैं तो इसको 2 लाइन में खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, इसलिए बड़ा है, ये है बहुत बड़ा। और मैं इसको सिर्फ कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा हूँ, और उसको भी बुलेट पॉइंट में डाला हूँ, ताकि आपको पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, या बुलेट पॉइंट को जब रिवाइज करो एक बार पढ़ लेना, रटने की जरूरत नहीं है इसको। आपको क्या इससे सीखने के लिए मिला,
अब एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन से सवाल बनते हैं, नहीं बनते हैं ऐसा नहीं है, बाकी ऊपर के कंपैरिजन में थोड़ा कम चांसेस रहता है, थोड़ा कम इसमें सवाल बनने का। लेकिन पढ़ के जाना एक बार, रटने का इसमें किसी को जरूरत नहीं है। पहला क्या मिला, आप कैसे उसको, आप जब टीचर बनोगे तो थार्नडाइक के प्रयोग से आप कैसे बेहतर सिखा सकते हो, अपने टीचिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, थार्नडाइक का मत था कि क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स स्पष्टता परिभाषित होने चाहिए। आपको क्या पढ़ाना है ये आपके दिमाग में पहले से बैठा होना चाहिए। मैथ्स पढ़ाने जा रहे हो, साइंस को पढ़ा दे रहे हो, परसेंटेज पढ़ाने जा रहे हो, प्रॉफिट लॉस चालू कर दे रहे हो, वहीं से प्रॉफिट लॉस को कनेक्ट कर दे रहे हो। तो जब तक टीचर को ये पता नहीं रहेगा कि क्या पढ़ाना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ये पता होना चाहिए जो पढ़ाने आ रहा है उसको, तब वो अच्छा पढ़ा सकता है, तब आप अच्छे पढ़ा पाओगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर वो उन्होंने बताया। और दूसरा, जो आप पढ़ाओगे वो स्टूडेंट का कैपेसिटी उतना होना चाहिए कि वो उसको झेल सके। पता चला पहले ही दिन क्लास लेने गए, 4 घंटा क्लास ले लिए, सो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा दिन क्लास में ही नहीं आएगा, भाग जाएगा, बहुत देर क्लास लेते हैं करके। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला दिन क्लास लेने जा रहे हो, दूसरा दिन आपके जो स्टूडेंट, मैंने पहले दिन आपको क्या पूछा सबसे पहले, कितने लोग डीएड किए हो, कितने लोग ग्रेजुएशन वाले हो, कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हो, इससे क्या मिल रहा मेरे को, एक आइडिया मिल गया कि आप किस तरीके से आपको पढ़ाना है, क्या है, कितने कैसे स्टूडेंट हैं, कितना क्या ग्रैब कर सकते हैं, एक आइडिया मिल गया मेरे को। समझ में आ रहा है? तो उससे एक पता चलना चाहिए आपको, आपके क्लासरूम है, आपको पता रहना चाहिए कि ये स्टूडेंट कैसे हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, कैसा पढ़ाना है, किस लेवल का पढ़ा है। पहले आपको ये भी पूछा था कौन कौन पहले पढ़ चुका है, कौन कौन पहली बार पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसे समझ में आया किस लेवल तक जाके पढ़ाना है। तो वही आपको पता रहना चाहिए कि स्टूडेंट की कैपेसिटी क्या है, ये बताया किसने, थार्नडाइक ने। तो इनके सिद्धांत को मानने वाले ऐसा पढ़ाएंगे। सेकंड, अब यहाँ पे वही है, वही लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, एक और चीज बताया कि जब भी आपको पढ़ाना है, मैं भी आपको आज बताया कि छोटे छोटे चीज में तोड़ दो उसको। तो इन्होंने बताया था कि छोटे छोटे चीज में डिवाइड कर दो, यूनिट्स में डिवाइड कर दो, इसीलिए आपका करिकुलम यूनिट्स में डिवाइड होता है, ताकि तोड़ के आप सीखोगे तो ज्यादा अच्छे से सीखोगे। चैप्टर्स में डिवाइड होता है। अच्छा, जो चीज अच्छा करे उसका प्रशंसा करो, तो प्रशंसा के सब भूखे होते हैं, ठीक है। जो चीज से आपको प्रशंसा मिलेगी उस चीज को आप दोबारा करने की कोशिश करोगे, खुशी मिलेगी आपको। जो चीज से डांट मिलेगा दोबारा नहीं करोगे। सेकंड, सीखने के सिद्धांत से एक सीधा शैक्षिक आशय यह निकलता है कि शिक्षार्थी का व्यवहार एक्सटर्नल रेनफोर्स के लिए अधिक प्रभावित है, इंटरनल मोटिवेशन से कम। ये थार्नडाइक ने बोला। एक्सटर्नल रेनफोर्स जो आपको अच्छा, ये एक्सटर्नल रेनफोर्स क्या है, इंटरनल रेनफोर्स क्या है? इंटरनल रेनफोर्स क्या बता देता हूं, एक्सटर्नल आपको खुद समझ में आ जाएगा। इंटरनल रेनफोर्स है मोटिवेशन, वो आपका अंदर से आता है, मोटिवेशन, एंथुसियाज्म, परसिवियरेंस, पेशेंस, ये सब क्या है, इंटरनल रेनफोर्समेंट है। वो आपको दूसरा नहीं देगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि जाओ 5 रुपए में उत्साह खरीद के ले आओ। होता है क्या, अंदर से आएगा। मोटिवेशन बाजार में नहीं बिकता है, मोटिवेशन इंटरनल होता है, अंदर से आएगा मोटिवेशन। कोई आपको दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है जो आपके अंदर से आता है, वो आपकी परिस्थिति आपको देगी, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बाकी कोई भी मोटिवेशन स्पीकर, अच्छा आपको कभी भी देखे होंगे जब आप मोटिवेशन स्पीकर सेशन अटेंड करते हो, कोई वीडियोस देखते हो, वो एक दिन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरा दिन फिर वही चालू हो जाता है, भूल जाते हो आप, बिकॉज दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, इसीलिए आप भूल जाते हो। इंटरनल मोटिव, परिस्थिति कभी नहीं भूलोगे आप अपनी। सबसे बड़ा चीज जो सिखाती है, परिस्थिति सिखाती है आपको, आपकी परिस्थिति क्या है, आप किस सिचुएशन में हो, वो सबसे बड़ा। तो वो क्या है, इंटरनल रेनफोर्समेंट है। एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट, जैसे कि कोई तारीफ कर दिया, वो एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट है, वो आपको बूस्ट अप कर रही है, इनकरेज कर रही है, वो एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट है। तो दो चीजें हैं। तो थार्नडाइक ने क्या बोला, एक्सटर्नल रेनफोर्स से अधिक प्रभावित है। देखो, शिक्षार्थी का व्यवहार एक्सटर्नल रेनफोर्स से अधिक प्रभावित है, इंटरनल रेनफोर्स से कम प्रभावित है। दूसरा जो तारीफ करता है उस पर आगे काम करने का कोशिश करता है, कोई भी बच्चा है तो ये होता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट। कोई भी बच्चा अच्छा काम करेगा तो उसको क्या करना है, थोड़ा प्राइज, तो एक ठो पेन दे दिए, एक ठो चॉकलेट दे दिए, कुछ तारीफ कर दिए, तो तारीफ करने से क्या होगा, वही एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट है। इंटरनल रेनफोर्समेंट बच्चे में कैसे आ जाएगा, वो थोड़ी एकदम मोटिवेट रहेगा, एंथुसियाज्म, वो ज़्यादा काम नहीं करता है उसके ऊपर। पर पहले से 5वीं के बच्चे और 6वीं से 8वीं के बच्चे, उस पर आप बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बात करोगे, बहुत दुनियादारी का बात करोगे, अम्बेडकर गांधी ये करोगे तो ज़्यादा नहीं सीखेगा, सीखेगा, लेकिन उसको आपको छोटी छोटी चीज़ों के ये करना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छा काम किया, उसको थोड़ा सा प्राइस कर दिए, तो वो जाके बताएगा अपने मम्मी पापा को, आज सर ने मुझे पेन दिया,
तो वो इंकरेजमेंट मिलेगा उसको, ये बताया इन्होंने। ठीक, आगे क्या है, ये वही है सब। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए, सही अनुक्रिया के लिए प्रेरित करें और गलत अनुक्रिया करें तो गलत अनुक्रिया मारना नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया था। अगर कोई गलती कर रहा है तो समझाना है प्यार से, क्योंकि मारने से वो कोई चीज को दोहराएगा नहीं, इसकी संभावना नहीं है, ऐसा नहीं। मारने से क्या होगा, उसके अंदर एनॉयंस उत्पन्न होगा, दंड देने से क्या होगा, एनॉयंस उत्पन्न होगा, तो एनॉयंस उत्पन्न होगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, मतलब एकदम एकदम शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो थोड़ा एकदम मतलब अच्छा नहीं लगेगा उसको। वो जरूरी नहीं है कि वो दंड दें, इसीलिए हर चीज में दबाना नहीं चाहिए किसी चीज को, समझाओ उसको प्यार से, ये बोला। ठीक है, और इसके बाद एग्जामिन रेगुलर करना चाहिए, कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। आप एग्जाम नहीं लोगे तो टेस्ट छोटा छोटे लेते रहो, समझते रहो, बात करते रहो, कम्युनिकेट करते रहो, तब काम का है। ठीक, कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। कक्षा के शैक्षिक वातावरण को जिंदगी के वातावरण से समान, जब आप दोबारा पढ़ोगे ना इसको तो ये बुलेट पॉइंट्स को पढ़ना, बस हाईलाइट जो हुआ इसको, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जब नहीं समझ में आएगा तब इसको पढ़ना। ठीक, तो यहाँ पर जिंदगी के वातावरण से क्या करना, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो उसको वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो, उसके, आपके नहीं। आप कोई ऐसा चीज बोल के आ गए, आपको दिनकर की कविता 6वीं क्लास में पढ़ाओगे समझ में ही नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीज का एग्जाम्पल दो जो उसके लाइफ से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि वही स्किल्स, अब उससे क्या होगा, स्किल जो है वो रियल लाइफ में ट्रांसफर होगा, उसके रियल लाइफ में ट्रांसफर होगा। जो कोई पोएट्री समझा रहा है, कोई स्किल कुछ बता रहे हो, तो ऐसा चीज को दो जो उसको समझ में आए। ठीक, तो ये यहीं पे बोला है, रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए उसके। चौथा, अब यहां पर इन्होंने बोला थॉर्नडाइक ने कि फिजिक्स मैथमेटिक्स जो टफ हैं, लेकिन मैथमेटिक्स क्या है उसके रियल लाइफ में काम आएगा। जैसे मैथमेटिक्स आपने कुछ सिखाया तो मार्केट गया, वो तो मार्केट में गया तो कुछ चीज लिया वो, तो वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके काम आने वाली चीज है। तो आप उसको भले कठिन है तो कठिन बोल के स्किप मत करो, उसको समझाओ, उसको पढ़ाओ। तो जब आप पढ़ाओगे उसको तो उसके रियल लाइफ में काम आते हुए वो देखेगा तो वो उसको पढ़ेगा। उन्होंने ये थ्योरी को कट किया कि कठिन चीज को अगर आप बताते हो तो बच्चा फिर नहीं सीखेगा, ये गलत बात है बोला उन्होंने। ये बार लिखा हुआ है देखो, पढ़ाने पर ही बल अधिक डालना चाहिए। ये कठिन है भले, लेकिन इस पे पढ़ाने पे बल ज्यादा, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होगा उसका यूज होगा। यहाँ पे देखो, ये धारणा बिल्कुल गलत है कि कठिन विषयों का पठन पाठन करने से मस्तिष्क इतना ट्रेंड हो जाता है कि अन्य छात्र अन्य सरल विषयों को तुरंत अपने आप ही सीख लेंगे। यह बिल्कुल गलत है बोला उन्होंने। क्या बोला? थॉर्नडाइक के अनुसार यह धारणा बिल्कुल ही गलत है कि कठिन विषयों का पठन पाठन करने से मस्तिष्क इतना ट्रेंड हो जाता है कि सरल विषयों को तुरंत सीख जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, कठिन चीज को इसलिए पढ़ा देते हैं, अरे ये सरल है इसको तो आप ऐसे ही सीख जाओगे, कठिन को पढ़ लिए सरल को तो ऐसे ही सीख जाओगे। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बोला कठिन चीज को पढ़ने से कोई सरल चीज को नहीं सीख जाता है, ये उनका मत था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और क्या है, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कंट्रोल होना चाहिए। अब इसमें देखो ये दो चीज है, यहाँ पे देखो, शिक्षक कक्षा में एक धनात्मक नियंत्रण यानी पॉजिटिव कंट्रोल की प्रवृत्तियों का सहारा लेंगे, क्योंकि ऐसे शिक्षक स्पष्टता यह जानते हैं कि पुरस्कार से उत्पन्न संतुष्टि छात्र सीखते हैं परंतु दंड से नहीं सीखते हैं। पॉजिटिव कंट्रोल, निगेटिव कंट्रोल क्या होता है? किसी चीज को ये कर देना तो थोड़ा प्रशंसा कर देना, ये पॉजिटिव कंट्रोल है। निगेटिव कंट्रोल दंड दे देना। तो वो अगर कोई थॉर्नडाइक के आधार पे आप पढ़ा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कंट्रोल से वो बच्चा सीखता तो है, निगेटिव कंट्रोल से वो मतलब गलतियों को कम कर देगा, ऐसा नहीं है, वो गलतियां बढ़ भी सकती हैं उसकी। तो ये चीज आपको पता रहेगा उसको, तो दंड नहीं देना है, ये पता रहेगा आपको, इनको अगर फॉलो करोगे तो उसके आधार पे ऐसे शिक्षक भाषण देने की अपेक्षा प्रत्येक छात्र पर अलग से विशेष ध्यान देना ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब आप बड़ी बड़ी चीज़ें बताने के बजाय कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद करोगे अगर उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो, इनके आधार पे, इनके प्रशिक्षण के आधार पे। तो ये है आपका एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन। ये आपको मतलब थॉर्नडाइक की ये थ्योरी, जितना भी प्रयत्न ट्रायल और एरर थ्योरी है उससे सीखने के लिए मिलेगा जब आप टीचर बनोगे। ये इंप्लीमेंटेशन है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। थॉर्नडाइक के प्रयत्न और भूल सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे में यह प्रवृत्ति नहीं होगी या एक शिक्षक इस प्रकार से व्यवहार नहीं करेगा। अब वो 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, तो ये आप एक राउंड पढ़े रहोगे, जब एक या 2 बार पढ़ लियो, मान लो 2 बार भी पढ़ लिए तो आप लगा लोगे ऑप्शन में, ऐसा रहेगा। टीचर के बिहेवियरिज्म को पूछेगा कि क्या बिहेव करेगा, तो आपको समझ में आ गया कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो टीचर पढ़ाएगा
उसके में क्या स्पष्टवादिता रहना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए, बच्चे को दंड नहीं देगा, तो वो ऑप्शन में रहेगा आपके। ठीक है, जैसे बोल दिया उसमें एक ऑप्शन रहेगा गलती करने पर बच्चों को दंड दिया जाएगा, अब आप लगा लोगे नहीं, थॉर्नडाइक ने बोला दंड नहीं देना है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, तो आप लगा लोगे। 2 बार भी पढ़े हो अगर तो एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन आप ध्यान लगा के लगा लोगे, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए। एकदम से ब्लाइंड गए हो अगर तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा लिख दिया उसको रटना है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको समझना है। मैं कोई चीज़ पढ़ के बताया आपको, देखा इधर कभी, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देख रहा हूँ। जब आपको रिवाइज करना है बुलेट पॉइंट्स को जो बोल्ड किए हैं उसको एक बार पढ़ लेना है, आपके दिमाग में ड्राफ्ट बैठ जाएगा अगर आप समझे हो। अभी नहीं समझे हो, यहाँ से समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये तो अलग अलग टाइप से पढ़े। जो 5 पॉइंट्स समझ में आया, कौन सा मनोवैज्ञानिक दिया, उसका नाम क्या है, ठीक है। थर्ड क्या, किस पे प्रयोग किया, किस पे नहीं किए कर पाए, किस पे प्रयोग किया, कोई सब लोग बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है 10-12 पशु पक्षी के नाम ही ले दी ठीक है। हाँ, किस पे प्रयोग नहीं किया, चिंपैंजी पे प्रयोग नहीं किया, ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या पॉइंट बताया था मैं, एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन में समझ में आ गया, तो यही पॉइंट 5 पॉइंट पे आपको ब्रेक करना है सबके सिद्धांत। आ जाएगा समझ में अब? तो अगर मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर आप ये 5 पॉइंट बता दिए रहे हो तो 3 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 5 पॉइंट 3 पेज का रिजल्टेंट है। हो गया, ब्रेक हो गया। ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। अब अगर ये 3 पेज आप नहीं पढ़ोगे तो ये 5 पॉइंट को नहीं बता पाओगे। अगर 5 पॉइंट को रट के बता भी दिए तो समझ में नहीं आएगा आपके, इसलिए इस 3 पेज को पढ़ना जरूरी है। इस 3 पेज को बताने के लिए मैं 30 पेज पढ़ के आया हूं, आसानी से बताने के लिए। ये है, चलो आप लोग भी यही करना है भैया, टीचर बन के स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ के आना है ना। बताना आसान है लेकिन बताने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। ये करके जाओगे तो अच्छे टीचर बनोगे। चलो आगे देखते हैं स्किनर के सीखने का, इसको भी वही करना है। स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग, स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एसोसिएशन इसमें एक वर्ड आएगा और एक आएगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उनको भी इसी को बोलते हैं कंडीशनिंग। मैंने पहले भी बताया था इसको। अच्छा एक चीज और है, इसके पहले मैं पावलोव का सिद्धांत पढ़ाना था मेरे को, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ाऊंगा इसके बाद। अब पहला क्लास में मैं डेमो जब डाला था यूट्यूब पे तो भी पावलोव का सिद्धांत पढ़ाया था। उसके बाद एक तो एग्जांपल दे रहा था वो जो सेकंड क्लास में मैं, उसमें भी पावलोव का कुत्ता वाला फोटो दिखा के पढ़ाया था। अब थर्ड में यहीं पे वो कितने लोग पावलोव का एक भी बार नहीं पढ़े हो? कुत्ता वाला जो प्रयोग था लार टपकने वाला, एक भी बार जो नहीं पढ़े हो? हाँ क्लास में नहीं, ठीक, कभी नहीं पढ़, कुत्ता रहता है लार टपकता है सामने, अरे उठाओ ना हाथ, कितने लोग एक भी बार नहीं पढ़े हो? एकदम नया है, ठीक है। हाँ तो 5-7 लोग हैं, 15% 20% लोग ऐसे जो एक भी बार नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बाकी को थोड़ा बहुत है, उसका कनेक्शन नहीं है कुछ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट होगा, मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बात क्या कर रहे हो यार? हाँ अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब, चलो स्किनर का ये जबरदस्त थ्योरी दिया था एकदम। अब देखना इन्होंने क्या बोला, कंडीशनिंग, वही स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच एक, मतलब जो कोई रिस्पांस करता है तो फिर वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, उसी को कंडीशनिंग बोलते हैं। अब इसका 2 पार्ट है, इन्होंने कहा एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, जो वो है। अब देखो क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में बेसिक डिफरेंस ये होता है, मेरे साइड समझना। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली, उसमें तो सब्जेक्ट को कोई, मतलब आप एक तरीके से कह लो कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो इधर उधर ज्यादा उसको करना नहीं रहता है, मतलब एक बॉक्स में बंद है, वो प्रयोग करके नहीं देख रहा, सिर्फ उसमें अप डाउन पंजा वंजा मार रहा है। जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में देखो, आपको एग्जांपल से बताऊंगा तब समझ में आएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग किससे जुड़ा है, थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव से जुड़ा हुआ है। अब पावलोव ने थ्योरी क्या किया था, पावलोव को देखो समझो, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसीलिए मैं बोल रहा था पावलोव को थोड़ा सा समझना जरूरी। पावलोव ने एक प्रयोग किया था जिसमें एक कुत्ता था, ठीक है, कुत्ते के सामने रखा हुआ था एक कटोरा, ठीक है, लाया जाता था पावलोव के द्वारा। कुत्ता भूखा था,
उसको एक बांध दिया गया था एक जंजीर से, उसके सामने एक कटोरा लाया जाता था जिसमें खाना रहता था, तो जैसे ही कटोरा लाया जाता था उसके मुंह से लार टपकना चालू हो जाता था, सिंपल, लार टपकना चालू हो जाता था। उसके बाद क्या किया, कुछ दिन बाद ऐसी खाना भूखा था, सामने लाया, लार टपकना चालू। उसके ऊपर था क्या ये? नहीं, ये नेचुरल था प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि आप कभी अभी इमली का याद आएगा तो लार टपकना चालू हो जाता है नहीं, आपको भूख लगेगा तो सामने खाना आता है तो लगता है थोड़ा सा, है ना। अब उसी तरीके से उसने क्या किया, पहले घंटी बजाता था, उसके बाद पहले घंटी बजाता था, उसके बाद 10 सेकंड वेट करता था, उसके बाद क्या लाता था, खाना लाता था। घंटी बजाया, 10 सेकंड वेट किया, खाना लाया। घंटी बजाने के बाद तुरंत खाना नहीं लाता था, घंटी बजाने के बाद 10 सेकंड वेट करता था। तो अब उसने देखा एक दिन 7 दिन तक ऐसे किया रिपीट, घंटी बजाया, खाना नहीं लाया, तो घंटी बजाने के बाद कुत्ते का लार टपकना चालू हो गया। कैसे? उसने कनेक्शन बिल्ड कर लिया कि घंटी बजता है तो क्या आता है, खाना। तो भूख लग रहा है, 1 घंटा तक भूखा है, घंटी बजा के आया, खाना। अब जब घंटी बजाया, खाना नहीं लाया, तो घंटी बजाने के बाद 10 सेकंड का पॉज लेता था ना, तो कुत्ते को ये समझ में आने लग गया था कि अब खाना आने वाला है। और ये मनुष्य के साथ भी होता है, ठीक है, सबके साथ ऐसी होता है। तो यहाँ पर वो कनेक्शन बिल्ड कर लिया। तो कुत्ता क्या किया, यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे कुत्ता, कुत्ता दौड़ भाग रहा था क्या? नहीं, कुत्ता एक जगह चुपचाप था, और जो रिस्पॉन्स हो रहा था वो नेचुरल रिस्पॉन्स था उसका। लार आना उसके हाथ में नहीं था, वो जानबूझ के चाहता नहीं था कि मेरा लार टपके, लेकिन नेचुरल है। आप भूखे हो, कोई चीज को आपके सामने लाया जाए, उसको आप पकड़ के खा नहीं पा रहे हो, तो स्वाभाविक होता है कि नहीं होता है? जब दुख होता है तो आंसू स्वाभाविक है कि आप बोलते हो आंसू गिर 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 ऐसे करके, नेचुरल है ना। द रिस्पॉन्स इज व्हाट, नेचुरल, एंड द सब्जेक्ट इज व्हाट, स्टेबल, ठीक है, वो हिल डुल नहीं रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लियर? अब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग? बिल्ली वो दौड़ भाग रही है, कूद रही है, वो चुपचाप खड़ी है क्या? नहीं, दैट इज व्हाट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। मतलब वो क्या कर रहा है, अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करने का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दौड़ भाग करना पड़ रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, और उसको एक बार जाके क्या मिल जा रहा है, सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो दैट इज व्हाट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये दोनों में ये अंतर है, समझ में आ रहा है? क्लासिकल अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध। तो क्लासिकल थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है? पावलाव से, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, स्टेबल है। उसको भी पढ़ाऊंगा, उसमें खाली एक ही चीज बच गया अब, एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन, बाकी सब तो बता ही दिया, उसमें भी पढ़ा दूंगा उसको। या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अभी, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग समझाना है ना, मैं बता रहा हूं। अब देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग का किससे जुड़ा हुआ है? पावलाव से। और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किससे जुड़ा हुआ है? थॉर्नडाइक और स्किनर। स्किनर का भी प्रयोग मैं अभी बताऊंगा। थॉर्नडाइक का प्रयोग से कैसे जुड़ा है, समझ में आ गया ना? जो प्रयोग किया था उससे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जुड़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को ही ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोला जाता है। इसी को बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कंडीशनिंग मतलब अनुबंधन, ऑपरेंट दैट इज कॉल्ड क्रिया प्रसूत, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो यही एक ही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया बोलेगा तो पावलाव। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने दिया बोलेगा तो स्किनर का भी नाम आएगा, थॉर्नडाइक का भी नाम आएगा, इस टाइप का मतलब है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। पावलाव की एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन जिसमें सब्जेक्ट अर्थात कुत्ता पैसिव रोल प्ले कर रहा है, निष्क्रिय भूमिका में है, एक ही जगह पे है, मैं बताया आपको, वो स्टेबल है। और यहां पर से स्किनर क्या कर रहा है, वो इसमें निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका में है स्किनर, अभी आगे बताऊंगा। थॉर्नडाइक में बिल्ली क्या थी, सक्रिय भूमिका में थी, वो एक जगह खड़ी नहीं थी, वो दौड़ भाग कर रही थी, ठीक है। तो अब देखो सर, आप जो पूछ रहे थे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जो सब्जेक्ट होता है वो दौड़ भाग करेगा, एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। वो कैसे सीखेगा? प्रयास से सीखेगा। प्रयास करने के लिए वो क्या करेगा? दौड़ भाग कर, जैसे बिल्ली दौड़ भाग कर रही थी और कुत्ता क्या था, चुपचाप एक जगह खड़ी था, ठीक है। वही अंतर है दोनों में। चलो अब देखो, स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया, ऐसे पे बहुत सारी चीज पे प्रयोग किया, तो पढ़ेंगे अपन। लेकिन जो फेमस प्रयोग क्या था? चूहा। जैसे कि थॉर्नडाइक ने बहुत सारा प्रयोग किया, लेकिन फेमस प्रयोग क्या था? बिल्ली, इसीलिए उसको पढ़ते हैं। पावलाव ने बहुत सारा प्रयोग किया, लेकिन फेमस प्रयोग क्या था? कुत्ता। तो वो किस पे प्रयोग किया था वो ध्यान रखना है ना। अब देखो, ये किस पे प्रयोग किया? चूहे पे प्रयोग किया। तब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, स्किनर ने पहले स्किनर ने अपने बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स नहीं रखा था, बाद में जो मनोवैज्ञानिक आए उन लोगों नाम, वो बॉक्स का नाम, जिस बॉक्स पे प्रयोग किया था उसी को स्किनर बॉक्स रख दिया, ठीक है। लेकिन वो क्या किया था, उस बॉक्स को भी बनाया था। उस बॉक्स में क्या क्या चीज था बताता हूँ मैं आपको। इस बॉक्स में जो चूहे पे प्रयोग किया है
उस पर कई सारी चीजें हैं। देखो इस बॉक्स पे, छोटा करो यार फट जा रहा है, इस बॉक्स पे यहाँ पे देखो स्पीकर लगाया, ठीक है, यहाँ पर देखो लाइट लगाया 2 ठो, यहाँ पे देखो लीवर लगाया है, यहाँ पे देखो डिस्पेंसर लगाया है, ठीक है। यहाँ पे लाइट के जगह आप बोल सकते हो कई बार कुछ सोर्सेस में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगाया था। तो देखो क्या हुआ था, चूहे को यहाँ पे छोड़ दिया है ना, अब यहाँ पर चूहा क्या था, भूखा था, तो चूहा क्या किया, एक डब्बे में डाल दिए चूहे को। चूहे में डब्बे में डालने के बाद सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, वो बिल्ली वाले प्रयोग से थोड़ा सा अलग है। चूहे ने क्या किया, दौड़ भाग चालू किया एकदम। अब चूहा क्या करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा, तो चूहे ने क्या किया, दौड़ भाग चालू किया। एक बार क्या आया, यहाँ पर कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक रखा था, तो एक बार जब पड़ा यहाँ पे करंट लगा चूहा को, तो उसको समझ में आ गया ये नहीं करना है। एक बार जब कुछ दबा तो ये स्पीकर बीच में क्या करता था, जब इधर दौड़ भाग करता था स्पीकर चालू कर देता था एकदम जोर जोर से, चूहा परेशान हो जाता था, इतना आवाज कहाँ से आने लग गया, ठीक है। एक बार क्या होता था, जब वो कुछ करता था इधर उधर करते रहता था, थोड़ा देर बाद स्किनर क्या करता था, लाइट चालू कर देता था, वो चूहा देखता था लाइट कैसे चालू हो गया। तो ये सी चीज अब उसको समझ में आ गई, ये 4 चीज किया नहीं आया कुछ। अब एक बार क्या हुआ, एक लीवर दब गया उससे धोखे से। तो पहले क्या करता था, अब देखो लीवर दब गया तो ऊपर से क्या आ गया, एक गोली टाइप का रहता था, खाने का चीज रहता था, वो गिर जाता था ऐसे, फूड पैलेट। तो वो उससे क्या हुआ, उसको मिल गया कि ये अच्छा वो क्या करता था स्किनर कि एक साथ नहीं दिया, पहले क्या किया, जब कुत्ता ये इसके पास है, इसका थोड़ा सा इसका हाथ लगा ऐसे, तभी गोली गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा देर बाद इसको थोड़ा सा घूमते घूमते गया, थोड़ा ज्यादा जोर से लगाया, तब वो गोली गिरा। उसके बाद तीसरे बार में चूहा समझ में आ गया इसी को दबाने से गोली गिरता है, ठीक है। तो उसको वो चाहता ही था कि ये सीख जाए, तो सीखने के लिए एक साथ उसको नहीं दिया, धीरे धीरे करके सब पास गया तभी गिरा दिया। उसके बाद थोड़ा और पास गया ताकि पास गए में गिरता है इसके करके, उसके बाद और पास गया तो पूरा दबाया। तीसरे बार में उसको समझ में आ गया कि इधर उधर जाता हूं तो स्पीकर बच जाता है, लाइट इधर ज्यादा शोर शराबा करूंगा तो लाइट जल जाएगा, स्पीकर बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाता हूं तो क्या गिर जाएगा, डिस्पेंसर से क्या आ जाता है, गोली आ जाता है। तो वो क्या किया, सीख गया। तो इसी को स्किनर ने अपने थ्योरी में बताया। समझ में आया, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। किस पे प्रयोग किया, चूहा पे प्रयोग किया, कबूतर पे प्रयोग किया और मनुष्य पे प्रयोग किया, है ना। सबसे फेमस प्रयोग क्या था, चूहे पे किया गया प्रयोग, ठीक है। तो वही प्रयोग यहां पे लिखा हुआ है, ये सारा। तो उसको लर्निंग मिला, सीखने की जो अनुक्रिया होती थी उसमें रेनफोर्समेंट का विशेष महत्व होता था। रेनफोर्समेंट का कैसे विशेष महत्व होता था कि यहाँ पे जब पास जाता था तो उसको गोली मिल जाती थी, तो उसको क्या मिला था, पास जाने से क्या मिला, थोड़ा सा रेनफोर्समेंट मिला, इनकरेजमेंट मिला, तो और वो ट्राई करना चालू कर दिया, इससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है मेरे करके, उसका थोड़ा और पास जाना चालू किया, हल्का सा दबाना चालू किया लीवर को। तो रेनफोर्समेंट ही क्या किया, सीखने के लिए था। ये स्किनर ने बोला कि रेनफोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न एनीथिंग। कुछ भी चीज सीखने के लिए आपको रेनफोर्समेंट की जरूरत होती है, आपको भी जरूरत होती है। किसी ने आप टेस्ट में अच्छा नंबर पाते हो, मजा आता है, थोड़ा एंथुसियाज्म मिलता है, अब थोड़ा सा सीख रहा हूं मैं, अब थोड़ा आगे बढ़ूंगा। कुछ एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है आपसे, आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो एमसीक्यू सॉल्व करने में, तो आपको क्या लगता है, इसके बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं तो क्या, हाँ यार सीखे, कुछ लगता है कुछ, तो वो क्या है, एमसीक्यू आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रेनफोर्समेंट है। वही रेनफोर्समेंट यहाँ पे यूज किया था। कुछ नहीं, उसको ये बताने के लिए कि मैंने क्या बोला, 5 प्रयोग करेंगे, 4 में फेल हो रहे हो ना आप, तो उसको एक प्रयोग में ये समझ में आ गया कि ज्यादा उछल फांद करूंगा तो स्पीकर बच जाएगा, फालतू मेरे कोई तकलीफ होगा, और ज्यादा उछल फांद तो लाइट भी जल जाता है, उसका भी कोई मतलब नहीं, मेरे भूख चाहिए, लाइट तो चाहिए नहीं। तो वो ये दिखाने के लिए कि वो अब वो काम नहीं करेगा, वो 4 चीज को जिससे उसको सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो काम को वो नहीं करेगा। तो अलग अलग काम करने पे, फालतू का काम करने पे इधर उधर की चीजें हो जाती हैं, ये बताने के लिए। क्रिया किए, आप कुछ काम किए तो उससे आपको क्या मिला, रिजल्टेंट मिला, हाथ पांव मारने से। तो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसी लिए बोले, ठीक है। अब ये एक तरीके का तैयार किया गया है उसके लिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट ही तो है, तो उस तरीके की चीज।
स्किनर के अनुसार पुरस्कार तथा दंड एक व्यक्ति को विकास के रूप, अब देखो जैसे कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने, ये स्टेटमेंट पूरा उठा के सेफ सेम पूछे, स्टेटमेंट को चेंज नहीं करेगा ना, सीधा सीधा आपको पूछेगा पुरस्कार तथा दंड, एक पिछले बार के पेपर में आए, ये वाला नहीं आए हैं, ब्रूनर्स का सिद्धांत आया था, वो जब ब्रूनर्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। पुरस्कार तथा दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं, ये किसने कहा था, डायरेक्ट पूछ देगा आपको। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपको समझाऊंगा तो जरूर, लेकिन याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको 4 वैज्ञानिक के नाम आएंगे ना मनोवैज्ञानिकों के, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका है। क्यों बोला पुरस्कार तथा दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं, आप प्राइज्ड होगे, आपको पुरस्कार मिलेगा तो इंकरेजमेंट मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा, आप आगे काम करने के लिए उत्सुक होगे, है ना, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगा, दंड ही मिलता रहेगा, तो फिर मजा नहीं आएगा फिर काम करने में, फिर क्यों करोगे, कुछ पाने की चाह में कर रहे हो ना, तो वही बात है। शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, इसको देखो, अब सीखने के 2 काइंड्स ऑफ लर्निंग स्किनर ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है सीखने को, 2 टाइप में, एक प्रतिवादी अनुक्रिया या रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, और सेकंड है ऑपरेंट रिस्पॉन्स। तो ये क्या होता है प्रतिवादी अनुक्रिया, वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा होती है तथा उसके स्वरूप इनवॉल्यूंटरी होता है। देखो क्या होता है, अनैच्छिक होता है। तो ये क्या है, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स क्या है, मतलब देखो जो नेचुरल हो रहा है आपके इच्छा से नहीं हो रहा है, मतलब आप ऐसा नहीं, जैसे कि लार टपकना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आंसू आना, जब आप दुख होता है तो आंसू आ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या होता है, वो आप इच्छा नहीं होती आपकी, नेचुरल होता है वो बॉडी में। गर्मी लगता है तो पसीना नेचुरल आता है कि आप चाहते हो तब आता है, वो आना है नेचुरल है, जिसका नहीं आ रहा है वो दिक्कत में है, फिर वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आ जाएगा फिर वो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो अब देखो, तो ये है पेवलव द्वारा कुत्ते पर भोजन देखना, लार का स्त्राव करना, ये रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स का उदाहरण है। तो मैं आपको समझा दिया है, तो क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद सेकंड क्या है, ऑपरेंट रिस्पॉन्स। ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या होगा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, जैसे ऑपरेंट रिस्पॉन्स, वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे कि वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होता है। कैसे ऐच्छिक होता है, तो देखो टहलना, बातचीत करना, स्किनर बॉक्स में लोअर दबाना आदि क्रिया प्रसूत के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि आपको सॉल्यूशन, आप जो लीवर दबा रहा है वो चूहा, वो अपनी इच्छा से दबा रहा है, उसको एक बार में समझ में आ गया पहले तो, उसके बाद में वो दबाएगा, जब दोबारा प्रयोग किया ना स्किनर ने, अब कुत्ते को क्या किया, 2 दिन बाद फिर से उसी डब्बे में डाल दिया और वैसे लीवर रख दिया, चूहा कुछ नहीं किया, सीधा लीवर को दबाया, आ गया, तो उसको सीख गया कि नहीं सीखा, तो वो अपनी इच्छा से लीवर को दबा रहा है कि वो नेचुरल हो रहा है, इच्छा से दबा रहा है, तो उसी लिए क्या हुआ, ये वॉलंटरी है, मतलब ऐच्छिक हुआ है। समझ में आया। तो 2 प्रकार से डिवाइड किया, एक रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स और एक ऑपरेंट रिस्पॉन्स। तो ये दोनों का मतलब समझ में आ रहा है, दोनों का अंतर समझ में आ रहा है, यही है। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कंडीशनिंग द्वारा सीखा जाना, टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। इसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स का कंडीशनिंग द्वारा सीखा जाना, टाइप एस कंडीशनिंग कहलाता है। देखो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, जैसे कुत्ता जो सीख रहा है चीजें पावलाव के थ्योरी में, वो क्या है, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, मतलब टाइप एस कंडीशनिंग बोला जाता है। एक टाइप है मतलब, और कुछ नहीं है, मतलब भाई आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो कुछ ना कुछ तो दोगे ना, तो टाइप एस कंडीशनिंग बोल दिया उसको। और इसके द्वारा ऑपरेंट रिस्पॉन्स के द्वारा, मतलब ऐच्छिक क्रियाओं के द्वारा कोई चीज कुछ सीखा जा रहा है तो उसको क्या बोल दिया, टाइप आर कंडीशनिंग बोल दिया। ये समझ में आ जाएगा। तो आपको पूछेगा कि जो पावलाव का सिद्धांत था वो किस प्रकार का कंडीशनिंग था, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुबंधन है, हिंदी में बोलेगा आपको कंडीशनिंग किस प्रकार का कंडीशनिंग है, तो टाइप आर कंडीशनिंग, टाइप एस, टाइप वी, टाइप सी, कुछ भी दे देगा, तो क्या बोलोगे आप, क्या मारोगे, टाइप एस कंडीशनिंग। उसको डिवाइड किया गया टाइप एस कंडीशनिंग में। और अगर समझाने बोलेगा क्या है टाइप एस कंडीशनिंग, तो जो
नेचुरल प्रोसेस से जो चीजें सीखी जाती है, मतलब जो रिस्पॉन्स आप कर रहे हो वो अगर नेचुरल होता है तो वो टाइप एस कंडीशनिंग है। अगर वो रिस्पॉन्स जो होता है वो नेचुरल ना होकर ऐच्छिक है अगर, तो वो क्या है, टाइप आर कंडीशन। समझा लोगे? एक लाइन में अगर समझाने बोलूंगा कल तो समझा लोगे ना क्या है? यही है। अब देखो, स्किनर का संबंध सिर्फ क्रिया प्रसूत सिद्धांत के सीखने से है। इसके क्रिया प्रसूत ऑपरेंट रिस्पांस के होने के बाद जब रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो उस अनुक्रिया को व्यक्ति बार बार करना चाहता है और उसे सीख लेता है। लीवर दबाने के तुरंत बाद रेनफोर्समेंट अर्थात फूड पैलेट मिलती थी, इससे सीख लिया। ये समझ में आ गई लाइन? थोड़ा थोड़ा आप क्या दोगे, रेनफोर्समेंट दोगे तो धीरे धीरे क्या करता है, सीखना चाहता है वो, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, सीख जाएगा। वो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड, फर्स्ट है सीखने के दो तो ये इसको बोलते हैं प्रतिवादी। अच्छा ये एक मिनट है ना, एक तो ये हो गया प्रतिवादी अनुक्रिया है ना, उसके अंदर ही क्या आता है, क्रिया प्रसूत वाला आता है इसी के अंदर। अब ये सेकंड टाइप क्या हो गया, रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट का मतलब तो आपको पता है। अब देखो, रेनफोर्समेंट दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक निगेटिव रेनफोर्समेंट। अब उस बॉक्स को याद करो, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है, पैलेट। निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक। निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है, स्पीकर। निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है, लाइट। वो सब क्या है, निगेटिव रेनफोर्समेंट है, जिससे उसको उसके ऑब्जेक्ट, उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो सब निगेटिव रेनफोर्समेंट है। और जो मिल गया उससे पॉजिटिव, यही है दो ठो बस। तो रेनफोर्समेंट में दो टाइप का होता है, याद रखना। जैसे कि किसी को दंड मिला वो क्या है, निगेटिव रेनफोर्समेंट। पुरस्कार मिला वो क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, वही है। थर्ड है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। अब शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट क्या है, उसने कहा कि दो तरीके से, पार्शियल रेनफोर्समेंट और कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। ये दो टाइप का रेनफोर्समेंट होता है। पार्शियल रेनफोर्समेंट क्या होता है, पार्शियल रेनफोर्समेंट वो होता है जो कि समय समय पे दिया जाता है। अब उसने क्या प्रयोग किया, प्रयोग को आगे बढ़ाया। उसने क्या किया, जब वो लीवर को दबाता था तो तुरंत उसको रेनफोर्समेंट नहीं देता था, उसको क्या करता था, 5 बार लीवर को दबाने के बाद रेनफोर्समेंट दिया, मतलब खाना दिया, तो वो क्या हो गया, पार्शियल रेनफोर्समेंट। दूसरा कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, जितनी बार लीवर को दबाया उतनी बार खाना दे दिया, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। उसने बताया कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट के बजाय पार्शियल रेनफोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई? हर चीज का आपको रिजल्ट मिलते रहेगा एकदम, आप हर चीज में प्राइजलेस, मतलब प्राइज्ड होते रहोगे, पुरस्कार मिलता रहेगा, तो उसकी कीमत नहीं रहेगी। समझ में आया? छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको एकदम हर रोज कहीं पुरस्कार मिल रहा है, तो उस पेन की कीमत महीने में एक बार मिलेगा तब है कि रोज मिलेगा तब है, कोई भी पुरस्कार हो। तो उसने ये प्रयोग से ये बताया कि प्राइज करना तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्कुरा रहे हैं तो अवार्ड दे दिए, तुम मुस्कुराते अच्छा हो यार, थोड़ा काम भी होना चाहिए। जैसे आप देखे होगे एग्जाम्पल के लिए, तारीफ आप कर रहे हो, अगर आप किसी चीज की, किसी इंसान की रोज तारीफ कर रहे हो तो आपकी तारीफ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो उसकी तारीफ को सुनना ज्यादा पसंद करेगा जो कभी कभी तारीफ करता है और कभी कभी बुराई भी करता है, तो उसको वो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वो समझ जाता है इंसान, ये तो रोज तारीफ करते रहता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो जिसको देखता है शाहरुख खान बोल देता है, गुपचुप वाले शाहरुख खान बोल देता है, तो जब वो मेरे को बोलता है मैं समझ जाता हूँ ये सबको बोल देता है। समझ में आया? तो ये अलग चीज है। तो ये है पार्शियल रेनफोर्समेंट। अब देखो, तो वही है, वो वही लिखा हुआ है पार्शियल। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बताया, पार्शियल रेनफोर्स। क्यों है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अंतर्बोध हिंदी में पढ़ोगे तो पूरा ड्राइव, ये आसान है इंग्लिश में, ठीक है। ड्राइव में क्या होता है, यहां पर मतलब ड्राइव मतलब प्रेरणा है ना, प्रेरणा जिससे कि थोड़ा सा एक पार्ट समझ लो मोटिवेशन का। यहाँ पर जब चूहे या कबूतर को अधिक देर तक भूखा रखा जाता था तो उसमें रिस्पांस, अनुक्रिया करने की दर भूख कम होने की स्थिति की अपेक्षा अधिक तीव्र रहती थी। ज्यादा भूखा है तो भूख क्या बन रही है उसके लिए, ड्राइव फोर्स, उसको ड्राइव कर रही है। आपकी परिस्थिति आपके लिए क्या, आपको पीछे से बूस्ट कर रही है, प्रेरणा दे रही है, नहीं मुझे पैसा कमाना है। आप लाइब्रेरी गए, आपको लाइब्रेरी में घुसने नहीं दिया, फीस जमा नहीं की हो करके, आपको क्या मिला, ड्राइव फोर्स मिला उससे। आलोचना से व्यक्ति हमेशा सीखता है। जब भी आपकी आलोचना होगी, आपकी बुराई होगी, उसको पॉजिटिव वे में लेना। पड़ोस वाले आलोचना कर रहे हैं तो निकाल नहीं पाया इतना दिन से एग्जाम, उसको पॉजिटिव वे में लेना। एनॉयंस क्रिएट मत करना, खींच मत होना,
उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। आज से 5 साल बाद जब आप सक्सेस होगे तो उसमें उसका योगदान रहेगा, क्योंकि वो क्या किया, आपको ड्राइव फोर्स का काम किया आपके लिए, आपको बूस्ट किया। वो अगर सब लोग तारीफ ही करते रह गए तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। तो माथे पे सजा के रखना आलोचना को, लेकिन सबका नहीं। कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको दिल पे लेके नहीं बैठना है, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है। हो गया, तो ड्राइव समझ में आ गया। शेपिंग, शेपिंग क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, गोल की ओर रेनफोर्समेंट के आधार पर ले जाया जाता है। शेपिंग वही है, आपको ऑब्जेक्ट मतलब आपके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए वो पहले क्या किया, थोड़ा पास पहुंचा तभी वो उसको पैलेट दे दिया खाने का, तब उसको क्या मिला, मतलब एक शेप कर रहा है ताकि वो उद्देश्य तक अपने पहुंच जाए, ताकि उसको लर्निंग मिले। तब कुछ सीखने के लिए मिलेगा ना, जब पहले उसको दबा लेगा तब, नहीं तो 4 दिन तक वो कूदते ही रहेगा। तो थोड़ा पास गया तो पहले दे दिया, फिर उसके मतलब उसके उद्देश्य को पहुंचने के लिए शेप कर रहा है वो, तो इसी को बोलते हैं शेपिंग। यहाँ पे वही लिखा है, खास लक्ष्य की ओर रेनफोर्समेंट के आधार पर ले जाया जाता है। थोड़ा थोड़ा रेनफोर्समेंट दे दिया, पहले ही दे दिया, बाद में जब दबाया थोड़ा दबाया तब दे दिया, बाद में फिर क्या दबाया तब पूरा दबाया, तब धीरे धीरे सिखाने के लिए। तो ये है मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, दैट इज वर्ल्ड क्रमिक सन्निकट की विधि, क्रम से आप पास जा रहे हो उसकी विधि। ठीक है, स्किनर के सीखने के शैक्षणिक आशय, एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, बताओ, वो पढ़ के मत बताना। हाँ देखो, हम्म ये ठीक है। अब देखो क्या है, स्किनर के सिद्धांत, शिक्षक में अध्यापन प्रारंभ करने से पहले शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने लगा चाहिए। आपको क्या पढ़ाना वो भी बताया, थॉर्नडाइक भी बताया। तो इस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को आपको क्या कर लेना चाहिए, पहले क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है वो सब पता रहना चाहिए। कक्षा में छात्रों के उन व्यवहारों पर अधिक ध्यान दें जो उसे प्रोत्साहित करें और जो शिक्षक के डर, आप देखो ये इससे क्रिएटिविटी जन्म लेती है। व्हाट इज क्रिएटिविटी, देखो जब आप ये चीजों को प्रोत्साहित करोगे, ड्राइव करोगे, ड्राइव फोर्स का काम करेगी जो उसको पसंद है करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्रिएटिविटी जन्म लेगी। जैसे कि उसको पेंटिंग पसंद है, तो पेंटिंग को आप ये चीज करना, तो इसमें कोई करियर नहीं है, पेंटिंग करके कोई घर चला रहा है क्या अपना, अब उसके दिमाग में आप कहीं डाल दिया, डरा दिया उसको, तो डरा दिए तो वो पेंटिंग करना छोड़ देगा। हो सकता है पेंटिंग में वो जलवा दिखा दे अपना। तो क्या चीज करना है, जो चीज उसको पसंद है उसको क्या करना है, बूस्टअप करना है, उसको बताना है उसके बारे में, हाँ तुम ये भी करते रहो, इसके साथ साथ ये भी करते रहो। ठीक है, तो ये चीज है क्या, सेकंड, इसके लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है। सेकंड क्या, कि कक्षा में उन छात्रों, इससे क्रिएटिविटी जन्म लेगी, यही बोल रहे हैं इसमें। प्रोत्साहित करें, शिक्षक से डर के से नहीं करते जिस चीज को वो पढ़ते हैं। बच्चे अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो शिक्षक के डर से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को साइंस पसंद है और वो साइंस पढ़ रहा है तो वो अपनी इच्छा से पढ़ रहा है, उसमें उसका पोटेंशियल आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। सेम यहीं पर टीचिंग में भी होगा। जो टीचर आपको अपना काम चलाने के लिए पढ़ा रहा है, वो फिर तैयारी भी कर रहा है और वो पढ़ा भी रहा है, वो टीचर आपको पूरी एनर्जी से नहीं पढ़ा पाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ इसलिए है कि उसका काम निकल जाए यहाँ से, तो वो उतना एफर्ट आपके लिए नहीं डालेगा जितना वो टीचर डालेगा जिसका पैशन ही पढ़ाना है, जिसको पढ़ाने के बिना नींद नहीं आता। वो टीचर आपको क्लियर आप डिफाइन कर पाओगे, 3 दिन के अंदर बता दोगे आप, ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसका इच्छा ही है, शुरू से वो करना ही चाहता था वही चीज, इसीलिए वो 100% एफर्ट डाल पा रहा है। ठीक है, तो ये वो सब बहुत सारी चीज में आप ये कर सकते हो। तीसरा, कक्षा में छात्रों को सीखने के लिए अधिक प्रेरित करने रखने के लिए पुरस्कार प्रशंसा, ये तो पहले भी बताया था, ये तो वही है, प्रशंसनीय अभिव्यक्ति, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मुस्कुरा देना थोड़ा, ठीक है, वो सब रेनफोर्स का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को इंट्रिंसिक रेनफोर्समेंट पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। भैया बच्चे को पढ़ा रहे हो आप, इंट्रिंसिक वो अपने आप से मोटिवेट हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तब भी समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इंट्रिंसिक रेनफोर्समेंट इज व्हाट, मोटिवेशन, मोटिवेशन अंदर से आ जाएगा। 6 साल के बच्चे में क्या, 6वीं 7वीं के बच्चे में कितना मोटिवेशन आ जाएगा। आपको अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो प्राइज्ड करना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार रख, खड़ूस टाइप का टीचर नहीं बनना है, ठीक है, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। तो ये स्किनर का सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि शिक्षकों को कक्षा में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये थॉर्नडाइक भी बोलता था क्या, वही है।
रेनफोर्स करना चाहिए इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, अर्थहीन समझ पर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये सब, तो ये है क्या, स्किनर का थ्योरी। आगे बढ़े तो समझ में आ रहा है। तो इसको भी 5 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, विषय सिखाते से, अच्छा, विषय सिखाते समय 100% प्रयासों में सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और फिर बाद में आंशिक पार्शियल रेनफोर्समेंट का सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर देखो, आप शुरू में किसी चीज को सिखाते हो तो जब सीख लिया तो आप उसको क्या दो, रेनफोर्समेंट दो, मतलब प्राइज्ड करो। और उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट की पार्शियल रेनफोर्समेंट। उसके बाद आपको कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, अब देखो जैसे कि उसको आप 12 का पहाड़ा सिखाना चाहते हो, पहली बार वो नहीं सीखा है, 12 का पहाड़ा सीख गया तो उसको क्या कर दो आप, प्राइज्ड कर दो। लेकिन उसके बाद वो जाके 13 का पहाड़ा सीख के आ गया, फिर से प्राइज कर रहे हैं, 14 में और प्राइज कर रहे हैं, तो 20 में तो 10 बार प्राइज, 11 का 12 का 13 का 14, वही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप टेबल सीखने पे उसको प्राइज मत करो, वो कोई दूसरा चीज कर रहा है तब प्राइज करो, कुछ डिफरेंट चीज सीख रहा है, उसी चीज को वो थोड़ा थोड़ा आगे करके बता दे रहा है आपको, उसको प्राइज कर रहे हो आप, तो वो थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट डालेगा, उसको समझ में आ जाएगा अब इस चीज पे मेरे को प्राइज करना बंद कर दिए, तो वो क्या करेगा, क्या ऐसा करूं जिस पे प्राइज करे, तो थोड़ा डिफरेंट चीजें सीखने की कोशिश करेगा। बोलने का मतलब ये है, समझ में आ रहा है। तो सोचना है कोई भी चीज के ऊपर, इस सोच से आपके क्वेश्चन बनेगा, ना कि यहाँ पे जो लिखा है उसी से बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यही लाइन आपको दे दे। लेकिन आपके सोचने का तरीका अगर आप सीख गए, अपने माइंड को ब्रॉड कर लिए, चिंतन, मनन और सृजन, एक क्रांतिकारी की 3 विशेषताएं होती हैं, भगत सिंह ने बोला था, चिंतन, मनन और उसके बाद सृजन। तो जब आप सोचोगे, मनन करोगे, तब आप कोई चीज सृजन कर पाओगे। समझ में आ रहा है। तो आपको सोचना है यहाँ पे रुक के, अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा पॉज लो पढ़ते हुए और थोड़ा सा सोच लो 2 एग्जाम्पल, उसके बाद आप नहीं भूलोगे इसको। तो ये स्किनर की थ्योरी आ रहा है समझ में। अब 5 पॉइंट पे ब्रेक कर लेंगे इसको। पहला नाम मनोवैज्ञानिक का, अरे कौन बोला थर्ड आई, अरे इसका नाम भाई अरे यार इतना देर थर्ड आई याद आ रहा है, स्किनर है ना। उसके बाद क्या थ्योरी दिया, क्रिया प्रसूत, और उसका नाम क्या, हाँ क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। तो थर्ड क्या था, किस पे प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, और कबूतर पे भी किया, हाँ मनुष्य पे भी किया, हाँ किस पे नहीं किया, तो बाकी सब पे नहीं किया। और उसके बाद लास्ट क्या था, एजुकेशनल रेनफोर्समेंट, और उसके बाद लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन। तो 5 चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। थर्ड, सीखने के सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये क्या था, सूझ का सिद्धांत, ये भी अच्छा थ्योरी है। इसको प्रतिपादन कौन किया था, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने किया था। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक बोलते थे, गेस्टाल्ट एक विचारधारा थी, है ना, कनेक्शन की एक थ्योरी थी एक तरीके का। उस विचारधारा के वैज्ञानिक थे वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कॉफका। तो इन्होंने, पूरा नाम याद रखना, कहीं पे कोहलर भर दिया रहता है तो पूरा नाम याद रखना है। ओल्ट गैंग, अब कहीं पे दे दिया ये थ्योरी किसका था, कोहलर दिया ही नहीं सरनेम, ओल्टमैन बस दे दिया तो फंस जाओगे, है ना। ओल्टमैन कोहलर 1925 में दिया था, और कर्ट कोफका ने उसको दिया था कौन सा थ्योरी, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये क्या था, एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। देखो पहले क्या किया, यहीं पे पहुंचते हैं डायरेक्ट। 2 ठो डंडा दे दिया उसको, ये चिंपैंजी है, ठीक है, इस पे क्या किया, इसको 2 ठो स्टिक दे दिया, मतलब वो स्टिक एक दूसरे से जुड़ जाती थी, ठीक है, और इसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। थोड़ा बड़ा पिंजरा था, चिंपैंजी के लिए थोड़ा बड़ा पिंजरा रहेगा ना, कुत्ते बिल्ली टाइप का नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा पिंजरा था। 2 ठो स्टिक दे दिया, जोड़ के नहीं दिया, अलग अलग करके दे दिया। अब ऊपर में क्या लटका दिया, केला लटका दिया। तो जब ऊपर में केला लटका दिया और इसको तोड़ के दिया था, यहाँ बीच से ब्रेक होता था, ब्रेक करके दिया था, तो चिंपैंजी क्या किया, पहले एक तो जो ब्रेक आधा आधा 2 पार्ट है जैसे, तो एक पार्ट को लेकर ऐसे ऐसे किया, नहीं निकला, नहीं आया केला, उसको केला खाना था, चिंपैंजी लोग को केला बहुत पसंद रहता है, वो किया नहीं निकला, और थोड़ा ऐसे किया, इधर उधर जाके किया, फेंक के मारा, नहीं पहुंचा, ठीक है। तो अब वो क्या किया, अब उसको देखा, एक बार ऐसे 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 कर रहा था, अब नहीं तो निकल रहा है, ऐसे कर, देखो ये बोला इसने कहा इनसाइड थ्योरी में कि जो सूझ के सिद्धांत में, कि एक टाइम आता है जब बहुत प्रयास किए बहुत प्रयास किए बहुत प्रयास किए और उसके बाद प्लेट्यू आ जाता है, थक जाएगा आदमी, थक के बैठ गया,
नहीं सीख रहे, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है करके। अब 2 ठो डंडा था, अब उसने देखा ऐसे 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 कर रहा था, बैठ गया। बैठने के बाद देखा ये तो जुड़ रहा है, जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या किया, ऐसे किया तो केला नीचे गिर गया। तो सीखने के लिए जो चीजें मिली वो सडन हुई, सडनली सीखा ना। तो सूझ का सिद्धांत, इसने ये कहा कि भैया, कोहलर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सीखता है ना तो सडनली सीखता है, ऐसा नहीं प्रयास से सीखेगा। ट्रायल एंड रन कैंसल बोला, प्रयास से कोई नहीं सीखता। किससे सीखता है, सूझ से। एकदम अचानक से कोई चीज आपको, कई बार ऐसा भी पता चलेगा आपको कि कोई चीज अचानक से आपको सीखने के लिए मिलेगी, मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी बहुत। अब जैसे किसी को आप पसंद करते हो, अब गए, अचानक से पता चलेगा वो दूसरे को पसंद करती है, तो अचानक से आपको क्या मिला, सीखने के लिए मिला, भैया ये तो धोखा दे रही है ना। तो अचानक से एग्जाम्पल है, मतलब, और बच्चे लोग को एग्जाम्पल मत देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैसे मिला, धीरे धीरे सीखे, अचानक से पता चला, गए थे देख लिए दूसरे के साथ, तो इसको भी जब स्टिक जुड़ा तो अचानक, ये तो एकदम थक के बैठ गया था ना, अचानक से। तो इसने कहा कोहलर ने कि भैया, सीखता आदमी अचानक, वो धीरे 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 मर मर के नहीं सीखता, एक साथ सीखता है, अचानक से सीखता है, सडन सीखता है, उसी को बोला सूझ का सिद्धांत। एक और प्रयोग किया, ये पहला प्रयोग, ये है यही कोहलर, ठीक है, यही ये डब्बे में डाला था, ये रियल इमेज है, ठीक है। और दूसरा प्रयोग, कोई बुक में दिया रहता है कि ये जो था ना, इसको ये केला को बाहर में रख दिया था, उसको खींचा, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेकंड नंबर, एक बड़े रूम में उसको कैद कर दिया, 2 ठो बॉक्स रखा था कोने में, ठीक है। तो पहले चिंपैंजी देखा कि ऊपर में केला लटका है, इसको कैसे पकड़ूं, तो डंडा तो है नहीं अब, तो वो क्या किया, पहले इधर उधर कूद फान किया, ऐसे ऐसे पकड़ा, नहीं आया, एक बॉक्स को लाके क्या किया, यहाँ पे रख दिया। अब उसको चढ़ा उसके ऊपर, देखा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, नहीं पहुंच रहा है। अब उसके बाद क्या किया, दूसरे बॉक्स को लाया, दूसरे बॉक्स को उसके ऊपर रख दिया। अब उसके बाद चिंपैंजी बहुत दिमाग होता है, दिमाग मनुष्य टाइप का ही रहता है उसका, उसको केवल, मैंने बताया था आपको, केवल एक चीज है जो चिंपैंजी को नहीं दी है भगवान ने, वो दोनों, ये अंगूठे को उंगली से जोड़ के कूची या कलम या पेन नहीं पकड़ सकता, वो ताकत केवल आपके पास है, बस। दिमाग उसके पास भी आप ही की जितना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके बाद इसके ऊपर चढ़ा, और चढ़ के क्या किया, उसको कर लिया, तो उसको समझ में आ गया। अब उसके बाद दूसरे बार जब भी डब्बा रखे रहता था, सीधा लाता था, वो बाकी इधर उधर कुछ नहीं करता था, 2 ठो डब्बा सीधा एक साथ रखता था, पकड़ के खींच लेता था। अब तीसरा बार क्या किया, एक बार और प्रयोग किया, उसने देखा कि इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये इस नॉलेज को, लर्निंग मिला उसको, डब्बा लाऊंगा, सीख चढ़ जाऊंगा, मिल जाएगा, लर्निंग को ट्रांसफर कर रहा है। वो कैसे ट्रांसफर कर रहा है, अब जाके वो कमरे में खुद ही खड़ा हो गया, पालतू था चिंपैंजी, नहीं तो मार डालता उसको, ठीक है। अब जाके खुद खड़ा हो गया, तो उसने देखा अब डब्बा भी नहीं रखा, लकड़ी भी नहीं रखा, तो इसने देखा कोहलर ने कि वो क्या किया, उसको पकड़ा, लेके आया उधर बीच में केला के ऊपर, उसी के ऊपर चढ़ गया। तो उसने अपनी लर्निंग को क्या किया, ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका एक गुण है ये। तो कोई भी व्यक्ति, स्किनर ने, कोहलर ने बोला कि व्यक्ति अपनी लर्निंग को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एक चीज आप सीख गए, उसको दूसरे चीज में आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो ये भी एक मजेदार सिद्धांत है, यही चीज को वो लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है सब। तो जब सीखता है तो सीखने से संबंधित एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करता है। अब आप देखो, उन्होंने कहा कि सारे चीज को आपके सामने रखना पड़ेगा पहले, उसने क्या किया, डंडा को भी उसके सामने रखा, पिंजरा था, केला को भी उसके सामने रखा। तो जब भी कोई चीज को लर्निंग करनी है, आपको सीखनी है, तो सारे एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज के बारे में अगर आपको जानना है, कोई भी चीज के बारे में अपने आपको विचारधारा बनानी है, तो उसके सारे एस्पेक्ट को पहले समझ लो, उसके पॉजिटिव, उसके निगेटिव को, उसके बाद अपना एक खुद का इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस बनाओ, तब कुछ जीवन में सीखोगे। कोई भी चीज का ज्ञान लेना है तो न्यूज के डिबेट से ज्ञान मत लेना, कचरा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? लोग क्या करते हैं, अरे कोई टॉपिक हुआ, कुछ हुआ, वो डिबेट देखना 5 बजे चालू। एक होता है जनरल नॉलेज, एक होता है जबरन नॉलेज। वो जबरन का नॉलेज है, क्योंकि वही कूड़ा भर रहे हैं आपके ऊपर, जो कूड़ा उनके पास है। उसमें कोई एक चीज थोड़ी होता है, उसमें मुर्गी लड़ा वाला होता है, मुर्गा लड़ाते हैं। बस्तर संभाग में जाना, वो बहुत अच्छा खेल है उन लोग का। 2 लोग अपना मुर्गा लड़ाते हैं और चिल्लाते रहते हैं, वो 2 लोग को मुर्गा लड़ा देते हैं वो लोग। एक कांग्रेस वाला बैठा लिए, एक बीजेपी वाला बैठा लिए, दोनों कुछ नहीं आता। उससे मत सीखना। कोई भी टॉपिक पे सडन रिस्पॉन्स मत करना। कोई चीज आया, ब्रेकिंग न्यूज चला, आपका दिमाग खून खोल गया एकदम, अरे बाप रे, मुसलमानों ने हिंदुओं को 5 जन को पीटा, आप घर में फोड़ा फाड़ी कर दिए,
मैं बोला था ये मत करना, समझ लो पहले कंडीशन को क्या है। कैसे समझोगे, कैसे सीखोगे? जब आप पॉजिटिव 4-5 जगह से चेक कर लो, आज की दुनिया में तो और चेक कर लो, ठीक है। कोई चीज को जब आप चेक करोगे पॉजिटिव क्या हुआ था, वास्तविक घटना क्या थी, जब 4-5 जगह से आपको, तब अपनी एक धारणा बनाओ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, शांत रखो अपने आप, तब आप कोई चीज को लर्निंग कर पाओगे, सीख पाओगे। नहीं तो फिर उसी विचारधारा से प्रेरित होकर एक ही विचारधारा के सहित रहोगे, एक ही पथ पे चलोगे जहां पे बाकी लोग चलते आए हैं, आप अपना स्वतंत्र विचारधारा नहीं बना पाओगे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जब आप चीजों को, सारे पहलुओं को किसी के सामने रखोगे तब वो चीज सीखेगा, उसका सीखना सार्थक होगा। नहीं रखोगे सबके साथ, कोई एक चीज ही रखोगे तो पार्शियली सीखेगा, कंप्लीट नहीं सीखेगा। समझ में आ रहा है? तो वही बोला है। अब इस कोशिश में परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को नए ढंग से परसेप्शनली ऑर्गेनाइज करने का प्रयत्न करता है और समस्या का समाधान ऑर्गेनाइज करता है चीजों को। जब आपके सामने सारे एस्पेक्ट को रखेंगे, आप एक सीक्वेंस में जमाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, सीखोगे। वैसे ही वो कर रहा था चिंपैंजी। वो परिस्थिति में भिन्न भिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर उसमें आपसी संबंधों को समझ जाता था। हाँ, जब सीखता है, इनसाइट, जब सूझ उत्पन्न होता है, जब वो दोनों डंडा जुड़ गया, बोला वाह, वाओ मूवमेंट बोलते हैं ना, वाओ, आजकल वो है बहुत चल रहा है वाओ, वही उसको बोलते हैं आहा एक्सपीरियंस, आहा अनुभव, आह जुड़ गया, अब पा लूंगा, ऐसा। तो जब सूझ आता है तो उन्होंने बोला, उस मूवमेंट को क्या बोला उन्होंने, बोलो, हाँ, आहा एक्सपीरियंस, आहा अनुभव बोला है भाई उन्होंने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो उस मूवमेंट को बोलते हैं जब आपको कोई चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आहा एक्सपीरियंस है ना। और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती इसके लिए, फिर अचानक से होती है प्रैक्टिस, बता चुका हूँ इसको, है ना। अब ये क्या है, सूझ से कोहलर का तात्पर्य इस बात से था कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता है, बल्कि उद्दीपनों के बीच संबंधों को अचानक समझने से होता है। प्रॉब्लम को आप अचानक समझ गए, सडनली आपको एक प्लान, जैसे आप कोई चीज सोचते रहते हो, सडनली कोई चीज के लिए प्लानिंग आ जाता है और पता चला अरे जबरदस्त ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, तो क्या चीज से आप सीखे। इसने बोला, कोहलर ने, अचानक से व्यक्ति सीखता है, दिमाग में कुछ आइडिया आया, सीख गए, ऐसा। तो यहाँ पे भी डंडा जुड़ा, सीख गया, बॉक्स को सेट किया, सीख गया, ऐसा। तो यहाँ पर वो सब उद्दीपन अनुक्रिया सब बेकार है बोला, ये वो धीरे धीरे सीखना वो सब नहीं सीखता आदमी, सडनली सीखता है। ये उसने प्रयोग किया, उसने बता दिया, तो उसने एक थ्योरी दे दिया। कोहलर ने कई तरीके के पशुओं पर, वन मानुस पर भी प्रयोग किया, इसके पास पैसा था तो अफोर्ड कर लिया वन मानुस को बुला लाके, ठीक है। उसके बाद बंदर पे भी किया, मुर्गी पे भी किया, कुत्ते पर किया, है ना। कहाँ पे किया, 1913 से 1918 के बीच कैनरी आइसलैंड में, जो उसका चिंपैंजी, जिसका मैं पूरा कहानी कथा सुना रहा हूं आपको, सुल्तान नाम था उसका, नाम क्या था, सुल्तान नाम था, ठीक है। कोहलर के सबसे बुद्धिमान मनमानुस का नाम क्या था, सुल्तान। सुल्तान पर किए 2 प्रयोग किए जो मैं आपको बताया, एक छड़ी समस्या, एक्सपेरिमेंट विथ स्टिक प्रॉब्लम, छड़ी पर प्रयोग, और सेकंड क्या किया, एक्सपेरिमेंट विथ बॉक्स प्रॉब्लम। एक तो छड़ी वाला प्रयोग 2 जोड़ के लिए, और बॉक्स वाला प्रयोग, बॉक्स को दोनों एक के ऊपर एक रख के, तो 2 प्रकार के प्रयोग उसने किए थे, जिसको मैंने आपने बताया है आपको, ये दोनों, ये फर्स्ट, ये सेकंड। वो क्या था, समझ में आ गया आसानी से। इनसाइट लर्निंग थ्योरी इसी को बोलते हैं। छड़ी समस्या के प्रयोग में जब खेलते खेलते 2 छड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं तो वो वही है, सब कुछ नहीं है उसमें। विशेषता बताई, क्या बताई, सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है, जो कि एक प्रकार के आहा एक्सपीरियंस है, सूझ पर आधारित होती है, अचानक से मिलता है जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो मूवमेंट को क्या बोलते हैं, आहा एक्सपीरियंस। सेकंड, सूझ उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्यात्मक परिस्थिति उसका ठीक ढंग इंस्पेक्शन कर ले, क्या प्रॉब्लम है पहले समझ तो लो, क्या करना है, केला को पकड़ना है, जाली नहीं तोड़ना है, भागना उसका उद्देश्य नहीं है, क्या है पहले समझ लो, प्रॉब्लम क्या है वो समझोगे तो सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा, ये कहा। अब यदि समस्या का कोई भी हिस्सा या अंश छिपा रहता है तो वैसी परिस्थिति में प्राणी सीखना सूझ से न होकर प्रयत्न और भूल से सीखता है। ट्रायल एंड रन एरर में फूड पैलेट छिपा हुआ था क्या उसके सामने, नहीं था, तो वो कैसे अगर कोई चीज छिपा है सॉल्यूशन आपके सामने, तो आप ट्रायल एंड रन से सीखोगे, और केला सामने है आपके तो आप किससे सीखोगे, सूझ सिद्धांत से सीखोगे। निर्देशित, ये क्या है, डायरेक्ट अटेंशन एंड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, निर्देशित ध्यान तथा अन्वेषणात्मक व्यवहार। अब इसमें क्या होता है, केला प्राप्त करने के लिए पिंजड़ा से हाथ बढ़ाना, पैर बढ़ाना, छड़ी बढ़ाना आदि कुछ एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर के उदाहरण हैं।
सूझ उत्पन्न होने के बाद प्राणी यह समझ जाता है कि इसमें सभी व्यवहार अर्थपूर्ण नहीं थे। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर मतलब बाकी खराब बिहेवियर जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, साफ साफ एक लाइन में जो सब जिससे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला वो सारे एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद उसको समझ में आ गया क्या क्या एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है, ठीक है। स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस मैं बताया था इसको, जो प्लेटू का जो है बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए, थक के गिर गए, अरे छोड़ो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो स्टेट में हर कोई भी लर्निंग करना चालू करता है तो वो एक आता है फेस जब आप थक के बैठ जाओगे, फिर अचानक से आपको क्या आएगा, आइडिया आएगा, उसी को बोलते हैं क्या, सूझ। तो वो ये वाला ये आता ही अवस्था। निम्न में से कोहलर के सूझ सिद्धांत की अवस्थाएं नहीं हैं, इस तरीके के सवाल। सूझ का अचानक आगमन, सडन एक्ट ऑफ इनसाइट, पता है ये तो, अचानक से छड़ी जुड़ गई तो आपको आ गया, समझ में आ गया। सूझ द्वारा सीखने की जांच का स्थानांतरण है, बता चुका हूं। टेस्ट ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट ट्रांसफर, तो जब खुद आके खड़ा हो गया तो अब डब्बा नहीं था, डंडा नहीं था, तो उसी को लाके क्या कर दिया, तो समझ में आ गया। कुछ चढ़ने के लिए चाहिए, वो डब्बा हो जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है। आदमी के ऊपर भी मैं चढ़ जाऊंगा, ये ट्रांसफर। अब ये वही लिखा हुआ है। कोयलर का विचार था कि प्राणी ने किसी समस्या का समाधान करना सूझ द्वारा सीखा है या नहीं, इसकी जांच ट्रांसफर द्वारा आसानी से की जा सकती है। सीखा है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए सेम ऑब्जेक्ट को पास में मत दो, दूसरा दो। मैथ्स में परसेंटेज सीखे हो कि नहीं, ये सेम प्रॉब्लम दूंगा तो रट जाओगे, इसलिए अलग अलग प्रॉब्लम दो ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये सीख पाया है कि नहीं, ये रट थोड़ी रहा है। अगर सेम प्रॉब्लम दे देंगे तो रट लिया है, अलग अलग प्रॉब्लम देंगे तो क्रिएटिविटी जगरी, आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, ऐसा। तो स्थानांतरण का गुण होगा, परंतु अगर प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखा हुआ है तो स्थानांतरण का गुण नहीं होगा। अनेक टेस्ट से यही चीज पता चला। अगर वो प्रयत्न और भूल से सीखा है तो दूसरे चीज में प्रयोग नहीं कर पाएगा। एक लीवर है, अब दूसरा जगह पे आप दूसरा चीज दे दिए उसको तो नहीं समझ पाए। लीवर था वो रटा गया था, उसको लीवर ही दबाना है, तो रटना वाला वो, समझने वाला सूझ का सिद्धांत। तो ये दोनों अंतर था। तो समझ में आया कितने कौन कौन सा सिद्धांत पढ़े हम लोग आज। थर्ड डाई का ट्रायल एंड रन, हाँ तो तीन चीज है, तीन पढ़े हैं अपन, तीन सिद्धांत, तीनों को अच्छे से पढ़ के आओगे। कल मैं पूरा क्वेश्चन पहले पूछूंगा सब से, एक एक से, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर 5 पार्ट में अगर ब्रेक कर लिए तो ये थ्योरी को ना आप कभी भूलोगे और ये पेपर में आना फिक्स है। ये अभी और मनोवैज्ञानिकों के पढ़ेंगे, एक कोई आएगा, एक या दो, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट। ऐप में आता है, अनाउंसमेंट सेक्शन में देखिएगा। लाइव वालों को क्लियर है, हाँ एक्सपीरियंस लिखे हैं, हाँ आगे आपको समझ में, ठीक है। इधर यूट्यूब पे वो लोग बताओ, समझ में आ गया ना, मिल गया हाँ एक्सपीरियंस ये नहीं मिला, क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी का, कोई डाउट है तो पूछो। आपस में बात नहीं करना है, मेरे से डाउट पूछना है, बाद में बात कर लेना, ठीक है। अब आज के लिए हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, गुड डे।